लोग सिंघानिया पैलेस के अंदर चले जाते हैं। वही हॉल में इस वक्त राधिका जी और ऋषभ जी के साथ आशीष बैठा कुछ बात कर रहा था। स्नेहा अपने कमरे में आराम कर रही, वो लड़का अंदर आते हर वो अपनी नज़र इधर उधर करके किसी को ढूंढने लगा। जब राधिका जी नज़र सामने की तरफ गया तो वो ऋषभ जी को कुछ इशारा करती है, जिसे समझ वो भी सामने की तरफ देखने लगे। उसके बाद वो दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए थे। वही आशीष का मुंह बन गया था, लेकिन मजबूरन उसको भी खड़ा होना पड़ा था। अब आगे राधिका जी ने अपने वाली औरत को देखते हुए बोली, मिस्टर मेहरा, मिसेस मेहरा, आप लोग इंडिया कब आए? और यश नेता, तुम कैसे हो? उनकी बात सुन मिस्टर मेहरा ने ऋषभ जी के आगे हाथ करते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, कैसे हैं आप? वही मिसेस मेहरा राधिका जी के सवाल का जवाब देते हुए बोली, मिसेस सिंघानिया, हम आज ही इंडिया आए। वही यश भी राधिका जी के पैर को छूते हुए बोला, नमस्ते आंटी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसकी बात सुन राधिका जी मुस्कुरा देती। हज ही आशीष अपने मन में मिसेस मेहरा का बात का जवाब देते हुए बोला, लगता है खुद के नौकरों को छुट्टी दे दी है, इसलिए हमारे घर नौकरी की सेवा लेने आए हैं। कंजूस कहीं के आशीष ने ये अब बात अपने मन में कही थी, तभी उसकी नज़र यश से मिली जो उसे ही देख रहा था। आशीष ने अपना हाथ उसके सामने करते हुए बोला, कैसे हो तुम यश? पूरे 5 साल बाद मिल रहे हैं हम। उसकी बात सुन आशीष ने एक नज़र उसके हाथ को देखा, फिर उसने ना चाहते हुए भी उसे हाथ मिला लिया, लेकिन उसकी आंखों में आशीष को खुद के लिए गिन साफ नजर आ रहा था, जो आशीष को अच्छा नहीं लगता है, जिसे वो थोड़ा दुखी हो जाता है। वही यश उसके हाथ को दबाने लगा था, जिस आशीष थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर वो अपने चेहरे से शो नहीं कर रहा। इस वक्त यश के चेहरे पे मुस्कान था। तभी पीछे से आवाज आए, लगता है यश तुम लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट है, तभी तो तुम छोटे का हाथ इतनी देर से पकड़ के रखे हो, क्यों है ना? सब लोग की नज़र अब यश और आशीष पे जाती है, तो वो लोग देखते हैं यश कब से आशीष का पकड़ के रखा है। उसके बाद उनकी नज़र उस तरफ जाती है जहां से आवाज़ आई थी। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि रक्षित थी, जो कब से हॉल में खड़ा ये सब तमाशा देख रहा। उसने देखा था कैसे यश आशीष की देख रहा, उसकी चेहरे की उदासी रक्षित अच्छे से समझ गया था। ऐसा नहीं कि आशीष स्ट्रांग नहीं था, वो था, लेकिन जब बात उसके बैकग्राउंड पे आती या फिर जब कोई उसके बैकग्राउंड को लेकर उसका मजाक बनाता था तो उसको बुरा लगता था। जब वो किसी की आंखों में खुद के लिए घिन की भावना देखता तो। वही रक्षित की आवाज़ सुन यश जल्दी से आशीष के हाथ को छोड़ देता है। वही राधिका जी जब रक्षित को देखती है तो जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, बेटा तुम कब आए? उसकी बात सुन रक्षित बोला, माँ मैं सुबह ही आ गया था। ये सब छोड़ो, मुझे ये बताए कि आप कैसी है? आप अपना अथी से दवा लेती है न? उसकी बात सुन राधिका अपना सर हिला देती है। तभी रक्षित अपने नज़र को इधर उधर घूमता है, लेकिन शायद वो जिसे ढूंढ रहा था वो इंसान दिख नहीं रहा था, जिसे उसके चेहरे की चमक थोड़ी कम हो गई थी। तभी राधिका जी की आवाज़ उसके कान में पड़ी, जो कि उसके पीछे बोली, बेटा तुम आ गई क्या? तुम अपनी फ्रेंड को घर नहीं लेकर आए हो? उसकी बात सुन पीछे खड़ी नित्य ने जवाब दिया, नहीं मॉम, वो अपने घर गई है। वैसे भी वो बिजी रहती है इसलिए वो नहीं आए, लेकिन मैं अगली बार उसको अपने साथ जरूर लेकर आऊंगी। वही मोक्ष जल्दी से पीछे पलट जाता है। वही अब जाक नित्य की नज़र अपने सने खड़े इंसान पे गई, जिसे देख वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन उसने अपने चेहरे से शो नहीं होने दिया। वही रक्षित का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो जल्दी से नित्य की तरफ जाता है और उसके सर ओए हाथ रखते हुए बोला, कैसी हो बच्चा? आई एम सॉरी, मुझे लेट हो गया आने में। उसकी बात सुन नित्य बोली, बड़े भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है आपको काम करना होता है, आखिर आपने ही तो डैड के बाद उस घर को संभाला है, क्यों है न? उसकी बात सुन रक्षित उसके सर को प्यार से सहलाने लगा। उसको बहुत अच्छा लगा जब स्नेहा ने उसको बड़ा भाई बोली। ना जाने कितने साल से उसके दिल को इस शब्द को सुनने का इंतजार था, आज इसके दिल में सुकून ने जगह ले ली। सच में आशीष ने सच कहा था, उसकी बहन बहुत ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग है और प्यारी है। उसके बाद वो नित्य का हाथ पकड़ उसको अपने साथ हॉल में लेकर आ जाता था। अब जाके उसकी नज़र सोफे पे बैठे लोगों पर गई, तभी उसे एक औरत की आवाज़ आई जो बोल रही थी, मिसेस सिंघानिया, ये लड़की कौन? बहुत सुंदर है। उसकी बात सुन राधिका जी कुछ पल सोचती है, फिर बोली, ये मेरी बेटी है, अब वापस आई है। वही यश की नज़र तो बस नित्य को ऊपर से नीचे देखने में लगा था, उसको नित्य की खूबसूरती पसंद आ गई थी। वो अपने आप से बोला, जो भी बोलो, ये गोद ली हुई बेटी है तो बहुत खूबसूरत, और बहुत जल्द मैं इसे अपने बिस्तर पे लाकर रहूंगा। इसी के साथ उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती। वही उसकी आंखों में लस्ट नजर आ रहा था। वही कोई था जिसने शायद उसकी नज़र को पढ़ लिया था। वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, बच्चा आप अपने कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, डिनर का टाइम हो गया है। उसकी बात सुन नित्य अपना सर हिला देती और ऊपर की तरफ चली जाती है। उसके जाते हैं रक्षित, जिसने यश की आंखों में अपनी बहन के लिए लस्ट की भवन देख ली। वो अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, जिसे भी अपनी आंखों से प्यार नहीं है वो साथ चले में उससे।
बता देता हूँ कि अपनी आंखों को कहाँ डोनेट कर सकता है। उसकी बात वह मौजूद किसी को समझ आए हो या नहीं, लेकिन यश समझ चुका था कि रक्षित अभी उसे वायरिंग देकर गया है। वही रक्षित अपनी बात बोलकर अपने फ्लो पे चल जाता है। वही यश अब राधिका जी से सवाल करता है, आंटी स्नेहा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। उसके सवाल को सुन राधिका जी बोली, बेटा वो अपने कमरे है, तुम जाके उसे मिल सकते हो। उसकी बात सुन वो अजनी जगह से खड़ा हुआ और वहां से सीधा स्नेहा के कमरे में चला गया। स्नेहा यश बचपन के फ्रेंड्स थे, लेकिन 5 साल पहले यश की फैमिली इंडिया के बाहर जाना पड़ गया था। तब से वो वहीं से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा था। यश स्नेहा को बचपन से ही पसंद करता था, लेकिन उसकी सगी पहले ही मोक्ष के साथ तय कर दी गई थी, जिस कारण उसने कभी भी अपने दिल की बात स्नेहा को नहीं बताया था, क्योंकि स्नेहा हमेशा से मोक्ष को पसंद करती थी। वो जब स्नेहा के कमरे के डोर पे आया तो उसकी नज़र उसके सामने सो रही स्लीपिंग ब्यूटी पे गया, जो कि सिर्फ उसकी नज़र में थी। वो धीरे कदमों से उसके पास जा रहा था। वही स्नेहा जो सोई नहीं थी, सिर्फ आंखें बंद किए कुछ सोच रही थी। जब उसको अपने आसपास थोड़ा हलचल महसूस हुआ तो उसने अपनी आंखों खोल दिया और सामने देखा, जहां पे यश उसके आस ही आ रहा, जिसे देख वो बहुत खुश हो गई थी। लेकिन फिर भी अपने चेहरे पे दिखावी मुस्कान को लाते हुए बोली, यश तुम आ गए, कैसे हो तुम? तुम्हें देख पूरे 5 साल हो गए हैं। स्नेहा ये सब ऐसे बोल रही थी जैसे वो अभी मारने कगार पे हो और कोई भी उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्यार में अंधे लोगों को ये कहाँ दिखता कि सामने वाला एक्टिंग कर रहा है या ओवर एक्टिंग। जैसे यश जल्दी से स्नेहा के पास आता है और उसको देखते हुए बोला, स्नेहा क्या उसने तुम्हें बहुत मारा है? उसकी बात सुन स्नेहा अपना सर हाँ में हिला, फिर अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, उसने मुझे बहुत मारा है। यही ही नहीं, सुबह मुझे जगाने के बहाने से वो कमरे में आए और मुझे फर्श पर से उठा के वॉशरूम में ले जाकर बाथटब में मेरे सर डूबा रही थी। वो मेरा सर तब तक बाथटब में रखती जब तक मैं सांस लेने के नहीं तड़पने लगती। इस वक्त स्नेहा सच में पेन में थी। वो अपनी बात को आगे करते हुए बोली, उसने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया, मेरे मोक्ष को भी, और तो मेरी सिंघानिया परिवार का प्रिंसेस वाला टैग भी मुझसे ले रही है। मॉम डैड अब उससे लोगों की नज़र में अपनी बायोलॉजिकल बेटी बात रहे हैं और मुझे एक गोद ली हुई बेटी। उसकी बात सुन और उसके आंसू देख यश को बेहिसाब गुस्सा आ रहा। उसका दिल कर रहा जिसकी वजह से स्नेहा की ये हालत हुई वो उसे जान से मार दे। भले ही ये सोच यश की थी, लेकिन ये बस उसकी सोच बन के ही रहने वाला था। वही यश का एक्यूरेसी देख स्नेहा दर्द में भी खुश हो जाती है। फिर यश की तरफ देखते हुए बोली, ये मुझे मोक्ष चाहिए, तुम जानते हो न मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं शायद खुद की जान भी दे दूंगी। स्नेहा को यश की फीलिंग के बारे में पता है, उसकी ये भी पता है कि वो उसको मोक्ष के साथ जरूर लाएगा, बस उसे उसके सामने कुछ विक्टिम कार्ड के साथ साथ उसको इमोशनल ब्लैकमेल करना होगा। वही उसकी सच बिल्कुल सही निकली। उसी सुसाइड वाली बात सुन यश घबरा गया। वह जल्दी से स्नेहा के हाथ को पकड़ बोला, स्नेहा तुम ऐसी बात मत करो, बस तुम देखो मैं कैसे उस नित्य को मोक्ष से अलग करता हूँ। उसके बाद मैं उसे इस घर से और तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर भेज दूंगा। उसकी बात सुन स्नेहा उसके गले लग और बोली, थैंक यू यश, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त, थैंक यू, आई ट्रस्ट यू। उसकी बात सुन यश उसे अलग हुआ और उसको रेस्ट करने का बोल कमरे से बाहर चला गया। इसके जाते ही स्नेहा ने अपने आंखों से आंसू को अपनी फिंगर टिप पे लेकर उसको देखते बोली, तुम कैसे पानी ही, अगर मैं तुम्हें झूठ का भी अपने आंखों से निकाल दूं तो तुम सामने वाले इंसान को मेरे साथ कर देते हो। क्या तुम्हारी ये मासूमियत मोक्ष के सामने काम आएगी? क्या अगर नहीं भी आएगी तो मैं मोक्ष को मजबूर कर दूंगी। उसके दिमाग में कुछ तो चल था, लेकिन क्या ये अंदाज लगा पाना मुश्किल था। इधर नित्य सीधे अपने कमरे में आती और किसी को कॉल करते हुए बोली, कुछ पता उस बारे में? दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस हमने उस आश्रम के बारे में पता किया, हज हमें अपने जासूस को वहां पे भेज दिया है। उसके रिपोर्ट के मुताबिक वो आश्रम बहुत है ज्यादा मिस्टीरियस है। वह पे बॉस बच्चों को किसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ही नहीं बॉस, वहां के बच्चे जो कि इस उम्र में मासूम होने चाहिए, उसकी जगह वो लोग एक हार्टलेस बन रहे हैं। बॉस ने अपने जासूस को इस बारे में और भी जानकारी निकलने के लिए बोला, लेकिन अभी तक हमारे हाथ उस तक नहीं पहुंचा है। उसकी बात सुन नित्य की बुहें सिकुड़ गई। वो बोली, तुमने जिसे वह भेजा है क्या उसको हमारे बारे में पता है? उसकी बात पहले तो लड़का ये सोच रहा था कि उसकी बॉस ने ये सवाल क्यों किया, लेकिन फिर जल्दी ही उसका जवाब देते हुए बोला, नहीं बॉस, उसे हमारे बारे में कुछ पता नहीं है, हम तो ट्रांजैक्शन अलग अकाउंट से करते हैं। उसकी बात सुन नित्य बोली, जल्द से जल्द उसको बोलो, वहां से निकलने के लिए उसकी जान को खतरा हो सकता है वह पे। जब दूसरी साइड वाले इंसान ने ये सुन तो वो बोला, बॉस आप ऐसा कैसे बोल सकती है, वो एक पेशेवर डिटेक्टिव है। उसकी बात सुन नित्य बोली, ये आश्रम इतने साल से वह पे मौजूद है, उसके आसपास इतने सारे लोग रहते हैं,
आज तक ये चीजें वह के लोगों को पता नहीं चला और हमारे तरफ से जिससे भेजा गया था उसको इतनी जल्दी से पता चल गया कैसे। उसका बात सुन अब उस लड़के ने भी इस पर ध्यान दिया। वो आगे इन्फॉर्मेशन का वेट कब से कर रहा है लेकिन पिछले 3 दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली है। अब इस लड़के समझा आने लगा सब कुछ जितना आसान दिख रहा है इतना आसान नहीं है। इसलिए वो नित्य को जवाब देते हुए बोला, बॉस मैं जल्द से जल्द उसका पता लगने की कोशिश करता हूँ। उसकी बात सुन नित्य बोली, ये पता करो इस आश्रम को चलने वाला कौन है और कहाँ से, लेकिन कोई भी कदम सावधानी से उठाना। और बॉस में समझ गया उसके। नित्य ने अपने फोन को नीचे रख दिया और वॉश में फ्रेश होने चली गई। दूसरी तरफ स्नेहा को एक मैसेज आया जिसे पढ़ ले उसकी आंखें गहरी हो गई। वो जल्दी से अपने बेड साइड टेबल के ड्रॉवर से एक कांच की शीशी को बाहर निकल उसमें से एक गोली निकलनी को देखने में ब्लैक थी। स्नेह जल्दी से उससे खा लेती है और बेड से खड़ी हो जाती है। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। वो जल्दी से वॉश में जाती और वह से एक ब्लैक कलर का हुडी और चेहरा पे मास्क लगा बाहर आती और किसी को मैसा कुछ इंस्ट्रक्शन दे देती है। थोड़े ही टाइम में घर का एक सर्वेंट उसके कमरे में आता है। उसको देखते हुए स्नेहा बोली, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद खिड़की से खुद जाती है और एक वॉल के पास आती है। वह पे एक पेंटिंग रखा हुआ था जो कि पूरा ब्लैक था। अगर अंधेरे में कोई उस पेंटिंग को देखता तो दीवार ही समझता। स्नेहा चुपचाप वहां से निकल जाती है और अपने पीछे उस पेंटिंग को वैसे ही लगा देती है जैसा वो था। वही अपने कमरे के बालकनी में हाथ में टॉवल लिए खड़ी नित्य ये सब देख रही थी। उसके होठों पे एक केवल मुस्कान थी। उसने किसी को मैसेज किया, फिर अपने आप से बोली, स्नेहा मुझे पता है तुम्हारे खाने के दंत कुछ और दिखाने के कुछ और। कब तक अपनी इस मासूमियत को छुपा पाओगी? बहुत शौक है न लुका छुपी खेलने का, तो अब मजा आएगा। उसके साथ वो कमरे में चली जाती और अपना लैपटॉप उठा बेड पे बैठ जाती और काम करने लगती है। थोड़े ही टाइम में उसके कमरे में एक सर्वेंट आती है और उसके गेट पे नॉक करते हुए बोली, मैं नित्य, सब लोग आपका डाइनिंग टेबल पे इंतजार कर रहे हैं। उनकी बात सुन नित्य ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद वो अपने लैपटॉप बेड पे छोड़कर इसे बाहर चली जाती है। जब वो नीचे डाइनिंग में तो उसे वहां पे उसका बड़ा भाई और आशीष दिखाई दिए जो कि से एक दूसरे से बात कर रहे। नित्य भी उनके पास चली गई। वो दोनों भी उसे आते देख चुप हो गए थे। रक्षित नित्य के पास आते हुए बोला, बच्चा 2 दिन बाद तुम्हारा एंट्रेंस एक है न, क्या तुम उसके लिए रेडी हो? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? क्या मैं तुम्हें पढ़ा दूं? उसके सवा को ढेर को सुन नित्य बोली, भाई रिलैक्स, मुझे ज्यादा टेंशन तो आप ले रहे हो, मैंने सब पढ़ लिया है। उसकी बात सुन रक्षित उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोला, मुझे पता है कर लोगी, लेकिन फिर तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने भाई आई सुन नित्य मुस्कुरा देती है। वही रक्षित के चेहरे पे भी हल्की मुस्कान थी। इस वक्त उसका चेहरे पे नित्य के लिए सॉफ्टनेस थी। आशीष ने जब ये देख तो उसके दिमाग में कुछ खुराफात आया। प्रिंसेस मैं क्या सोच रहा हूँ, तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के हम दोनों घूमने चलते हैं। हम शॉपिंग पे जाएंगे और भूल जगह पे घूमेंगे। उसकी बात सुन नित बोली, ठीक है भाई, जैसा आप बोलो। अपनी बहन को आशीष के बात पे राजी होते देख रक्षित बोला, बिल्कुल नहीं, तुम्हें उस दिन मुंबई से बाहर जाना है, इसलिए मैं अपनी बच्ची को खुद घूमने ले जाऊंगा। अपने रक्षित भाई की बात सुन नित्य के दिमाग में स्नेहा की पिछले जन्म की कुछ याद आ गई। जब भी रक्षित नित्य को अपने साथ शॉपिंग पे चलने के लिए बोलता था तो उसी वक्त स्नेहा पे नित्य को मैसेज करके शॉपिंग पे बुला लिया करती थी। स्नेहा ने कभी रक्षित के सामने से नित्य को ले जाने वाली बात नहीं की थी, जिस कारण अपने पिछले जन्म में नित्य को अपने किसी भी भाई की टाइम स्पेंड करने को नहीं मिला था। वो अभी अपनी सोच में घूम थी कि उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ा है। उसने अपना सर नीचे करके देखा तो वो रक्षित था। जब वो डाइनिंग रूम में आए तो उसे वह स्नेहा नहीं दिखाई दी जिसे उसकी बुहे सिकुड़ गई। वो राधिका जी को तरफ देखते हुए बोला, मॉम स्नेहा कहाँ है? उसकी बात उन राधिका जी रक्षित को स्नेहा की सारी बात बता दी, जिसे सुन रक्षित को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि घर में सभी को पता था कि राधिका जी को ड्रिंक वाले लोग इफेक्ट करते हैं। उनके बचपन की कुछ ऐसी घटना थी जिस कारण घर में कोई भी ड्रिंक नहीं करता था। अगर कोई दिन ड्रिंक कर भी ले तो वो इंसान उस दिन घर नहीं आता था। इससे राधिका जी के मेंटल कंडीशन पे असर होता था। रक्षित ने एक नज़र अपनी माँ को देख फिर सब लोग डिनर करने लगे। रक्षित बीच बीच में कभी खाना अपनी बहन के प्लेट में डालता तो कभी अपनी माँ के, ऐसे नित्य भी कर रही थी। वो कोई डिश अपने बड़े भाई के प्लेट में रखती तो कभी आशीष के। वही नित्य का ये बिहेवियर देख सब चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि स्नेहा ने कभी खुद के हाथ से उनके लिए कुछ नहीं किया था। तभी वह पे नौकर भागते हुए आता है और बोला, बड़े सर मैडम, मैंने घर के पीछे वाले हिस्से से कुछ गिरने की आवाज़ सुन वहां गया तो मैंने देखा कि घर के पीछे वाली दीवार से कोई बाहर जा रहा था।
उसकी बात सुन रक्षित और आशीष के दिमाग वो आदमियों का ख्याल आया। इसलिए वो दोनों अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, हम जाके देखते हैं। उनकी बात सुन नित्य बोली, भाई रुकिए, मैं भी चलती हूँ। इसके बाद वो इन दोनों के पीछे पीछे चली गई। थोड़े ही टाइम में एक पैलेस के पीछे वाले हिस्से में आ गए। इस वक्त वह पे गोल्डन लाइट जल रही थी जो कि वह का माहौल को चमका रही थी। वो सर्वेंट जल्दी से आगे आते हुए बोला, बड़े सर ये वही जगह है जहाँ से हमने उस आदमी को जाते हुए देखा था। फिर वहीं पे गिरी एक चीज की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसकी आवाज सुन हम यहाँ आए थे। उसकी बात रक्षित उस तरफ जाता है, नित्य भी उसके पीछे चली गई। रक्षित ने देखा कि ये एक लैपटॉप है, वो इसे उड़ा लेता है। तभी नित्य जल्दी से बोली, भाई ये लैपटॉप तो मेरा है और ये मेरे कमरे में था, फिर ये यहाँ कैसे? वही उसकी बात सुन रक्षित ने आसपास देखा। फिर वो जल्दी से गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, पता करो ये होल किस तरफ है और उसको अभी और इसी वक्त रिपेयर करो। ये काम अभी के अभी हो जाना चाहिए वरना देख लेना। उसके बाद वो और आशीष घर में आ जाते हैं। तभी हॉल में बैठे रोशन जी और राधिका जी बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ पाया चला? उनकी बात सुन रक्षित बोला, मॉम पैलेस के पीछे वाली दीवार पे इतना बड़ा होल बना हुआ कि उसमें से ना जाने कितने लोग हमारे घर में आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही। अपने बड़े बेटे की बात सुन ऋषभ जी और राधिका जी हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो तुम? अगर ऐसा है तो शीला ने कभी हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं? आखिर वही तो है जी, वह आज साफ ही करती है। उसकी बात सुन रक्षित का आंखें कोल्ड हो गई। वो सभी सर्वेंट्स की वहां बोलता है लेकिन उसमें कहीं भी शीला नहीं। ये देख वो बाकी सबसे पूछने लगा कि शीला कहाँ है। अपने बड़े सर को इतनी ठंड आवाज को सुन सभी सर्वेंट्स डर से कंपनी लगे। तभी इन सर्वेंट थोड़ा डरते हुए बोला, बॉस शीला पिछले कुछ दिनों से बीमार है, इसलिए अभी उसका इलाज चल रहा है। उसकी बात सुन रक्षित की आंखें छोटी हो गई। वही नित्य के होठों पे एक केवल स्माइल आ गई, लेकिन सबके देखने से पहले उससे छुपा लिया। रक्षित ने सभी सर्वेंट को धमकी देते हुए बोला, उसने जो लापरवाही की है उसको बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी बात सुन सभी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता उनका ये बॉस कितना खतरनाक है, लेकिन उसके सामने किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद रक्षित नित्य का हाथ बोकर उसको अपने फ्लो पे लाता है और उसको ब्लेक उसके कमरे में चला जाता है। वहाँ की हालत देख वो हैरान हो जाता है क्योंकि नित्य के कमरे में इस वॉल बहुत सारे पिलो की रुई उड़ रही थी, जिसे देख रक्षित समझ गया वो इंसान चाहे कोई भी क्यों ना हो वो यह उसकी बहन पे हमला करने के इरादे से आया था। क्या होता अगर उस वक्त नित्य नीचे नहीं गई होती तो अभी तक उसमें जान पे बनाती है। इधर एक औरत अपने सामने कुछ आदमियों की को कुछ ऑर्डर दे रही थी। तभी सभी के कानों में हिल की तक तक का आवाज गूंज उठी, जिसे सुन सब लोग सतर्क हो गए। लेकिन उन लोगों में उस देख तो एक ब्लैक हुडी पहने लड़की उस तरफ आ रही थी। वो आते हुए उस औरत के गले लगते हुए बोली, कैसी हो माँ तुम? उसकी बात सुन वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, हमेशा की तरफ फिट एंड फैन, तुम बातों कैसी हो? उसके बाद स्नेहा बोली, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वो लड़की वापस आ गई है। उसकी बात सुन वो औरत बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम बस उन लोगों पे ध्यान को, बाकी उस लड़की के साथ क्या करना है ये मैं देख लूंगी। उसकी बात सुन स्नेहा बोली, लेकिन माँ आपने उस लड़की को जब चोरी करवाया ही था जो उसको उसी वक्त मार देना चाहिए थे। उसकी बात सुन वो औरत बोली, मेरा प्लान तो वही, लेकिन पता नहीं ये लड़की कैसे बच गई। उसकी बात सुन स्नेहा ने अपने होठों पे मुस्कान लिए बोली, माँ अब आप टेंशन मत लाइन, इस बार जिस मोहरे को तैयार किया है पहले उसको खुशी कर लेने दो, अब आगे। स्नेहा की बात सुन वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है मेरी बेटी कितनी समझदार, वरना इतने साल से सिंघानिया परिवार में रहकर तुमने मुझे कितना फायदा दिया है। तुम रोज मुझे पैसे भेजती हो, वो बिना किसी को पता चले। इससे पता चलता है कि सिंघानिया परिवार तुम पर कितना ट्रस्ट करता है। अपनी माँ की बात सुन स्नेहा इतराते हुए बोली, माँ आपको नहीं पता आपकी बेटी कौन है? देखना एक दिन आएगा जब मैं मिसेज स्नेहा मोक्ष राठौर भी बनूंगी। बस एक बार इस नित्य का किस्सा खत्म कर दूं, उसके बाद वो सिंघानिया परिवार की बेटी सिर्फ मैं रहूंगी और मोक्ष की होने वाली वाइफ भी मैं ही हूँ। स्नेहा की बात सुन वो औरत हंसते हुए बोली, बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उसका किस्सा खत्म करेंगे। माँ मुझे नित्य कुछ अलग लगती, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाओ। स्नेहा की बात उसकी माँ उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इस सवाल को सुन स्नेहा कुछ याद करते हुए बोली, आप वो कहती थी न कि कभी भी अपने दुश्मन का कम नहीं समझना चाहिए। वैसे भी उसकी इन्फॉर्मेशन निकलने से क्या पता हमें कुछ ऐसा मिले जिसका इस्तेमाल करके हम ताकत की जगह दिमाग का उसे कर सकते हैं। वैसे भी किसी ने कहा था अगर सामने वाले की कमजोरी मिल जाए तो ताकत बर्बाद करने अच्छा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, उस बर्बाद करने लिए वही काफ़ी है। इस बात से दोनों अनजान थे। जिसका किस्सा वो लोग खत्म करना चाहते हैं वो कोई आम इंसान नहीं थी, इनकी एक गलती और इनका खेल खत्म कर देगी।
वो दिनों अभी आपस में बात कर ही रही थे कि तभी एक आदमी भागते हुए आया और बोला, 20 हमें जिस आदमी को पकड़ के रखा था कुछ लोग उसे अपने साथ लेकर चले गए हैं। उन्होंने ने निशान के तौर पे ये छोड़ा है। इसी के साथ वो लोग एक बेज आगे कर देते हैं जिसे DQ का लोगो बना हुआ था, जिसे देख उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद ही स्नेहा के चेहरे पे गुस्सा झलकने लगा। वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, ये लोग फिर से वही है, ये लोग हमेशा हमारे काम में तंगादा देते हैं। वो औरत उस आदमी को जाने का इशारा करती है और फिर स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, बेटा अब तुम्हें जाना होगा। बहुत रात ही गई, किसी को शक हो सकता है और मुझे मेरे आदमी से पता चला कि रक्षित वापस आ चुका है। इससे पहले कि वो नित्य के लिए प्रोटेक्टिव हो, उससे पहले ही तुम्हें उसके सामने नित्य को नीचे गिरना होगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब रक्षित ने स्नेहा को अपनाने से मना कर दिया था और बोला था कि मैं इससे कभी भी बड़े भाई का प्यार नहीं दे पाऊंगा। और ये सच भी, उसने कभी भी नित्य की जगह किसी को नहीं दिया था। वो हमेशा रखी भी अपने हाथ से मंदिर में बंधा करता था, क्योंकि उसको इस बात का यकीन था कि एक दिन उसे उसकी बहन मिल जाएगी और अपने हाथ से उसको रखी भी बंधेगी। उसका भरोसा भगवान ने भी तोड़ने की हिम्मत नहीं की। इसलिए देखो वो नित्य वापस अपने परिवार में आ चुकी है। अपनी माँ की बात सुन स्नेहा जलन से भर उठी। वो अपनी माँ से बोली, माँ आप देखो मैं कैसे उस नित्य को परिवार में सबके आगे गिरती हूँ, खासकर रक्षित भाई के आगे। मैं उसे घर ने किसी के करीब नहीं रहने दूंगी। उसके बाद वो अपनी माँ को बाय बोल वहां से निकल जाती है। थोड़े टाइम में उसकी कार सिंघानिया पैलेस के पीछे रुकता है। स्नेहा कार से बाहर आके उस जगह चली जाती है जहाँ पे वो छेद बना हुआ था, लेकिन स्नेहा को शौक तब लगता है जब वो देखती है कि उस दीवार को फिर से बना दिया गया, जिसे देख उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया था। वो जगह यहाँ पे उसे बहुत साल पहले बनवाई थी, वो भी रातों रात। लेकिन अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो अंदर कैसे जाए, क्योंकि पैलेस में जाने का सबसे ईजी रास्ता यही है। पूरे पैलेस में कैमरा लगा है, लेकिन सिर्फ इस जगह पे कोई कैमरा नहीं था। इसलिए वो अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नज़र अपनी कार ओर गई। फिर उसने एक बार खुद को देखा। उसके बाद वो जल्दी से कार के पास गई और कार को दीवार से टेक लगा के खड़ी कर दी। फिर खुद कार की बोनट खड़ी हो गई। उसने एक नज़र इधर उधर देखा, फिर जल्दी से वह से खुद गई और अपना फ़ोन निकाल किसी को मैसेज कर देती है। थोड़े टाइम में वह पे एक आदमी आता है और वो कार लेकर वहां से निकल जाता है। इधर नित्य अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसका डोर ओपन हुआ और रक्षित अंदर आया। उसने देखा कि उसकी बहन सो रही है। वो सोते वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही। उसका कंबल आधा बेड पे था और बेड के नीचे गिरा हुआ था, जिसे देख वो उस कंबल को वहां से हटा देता, ये सोचकर कि कंबल गंदा हो गया है, और अलमारी से नया कंबल नहीं को उड़ा देता है और कंबल ठीक से एडजस्ट करने के बाद उसके फोरहेड पे किस कर देता है और उसके सर को सहलाने लगा। वही नित्य भी नींद में मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कान देख रक्षित बोला, बच्चा कितने साल से इस दिन का इंतजार किया है। मैंने लगता ये भगवान की भी मुझे पे तरस आ गया, इसलिए उन्होंने ने तुम्हें फिर से इस घर में वापस भेज दिया है। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, किसी को भी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। उसके बाद वो कमरे से चल जाता है। वही कोई था जो ये सब देख रहा था। ये कोई और नहीं स्नेहा थी, जो आते ही रक्षित से मिलने जा रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि वो नित्य के कमरे में जा रहे हैं तो वो भी दरवाजे से देखने लगी। रक्षित को इन प्यार से नित्य की कार करता देख उसकी आंखें गुस्से से भर उठी। उसमें एक बार फिर से नित्य के लिए नफरत दिखाई देने लगा था, लेकिन इस बार वो अपन कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अब वो इन अच्छी बहन होने का रोल निभाना चाहती थी ताकि स्नेहा उस पर भरोसा करे। उसके बाद वो उसको बताएगी कि वो क्या कर सकती है। इसलिए फिलहाल वो वह से चली जाती है। अगली सुबह मोक्ष और मयंक बिना किसी वार्निंग के सिंघानिया पैलेस आ जाते हैं। उन्हें देख राधिका जी हैरान होते हुए बोली, मोक्ष बेटा और मयंक तुम दोनों इतने सुबह सुबह यहाँ पे। उनकी बात सुन मयंक अपने मन में बोला, मैंने तो इन्हें पहले ही बोला था कि हम लोग ले चलते हैं, लेकिन प्यार में पागल मेरे बॉस को कहाँ मेरी सुनते हैं। तभी उसके कान में मोक्ष की आवाज पड़ी जो राधिका जी से बोल रहा था, एक्चुअली आंटी आज मैं और निया बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। उसकी बात सुन राधिका जी थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली, बेटा वो निया नहीं नित्य है। उनकी बात सुन मोक्ष बोला, नहीं आंटी एक्चुअली नित्य नाम उसका है, लेकिन मैं उसको प्यार से निया बुलाता हूँ। फिर उसने कल की बात याद की जब नित्य ने उसको खुदा बाबी डॉल कहने से मना कर दिया था, इसलिए वो रात भर इसी सोच में था कि वो उसे किस न से बुलाए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी किसी नाम की वजह से अपनी काम को छोड़ के ये सोचेगा कि उसे अपनी फियांसे को किस नाम से बुलाना चाहिए। बहुत सोचने के बाद उसने निया सोचा, इसलिए अब वो अपनी बाबी डॉल को निया के नाम से बुलाएगा। उसको इस वक्त इतनी खुशी हो रही थी जितनी शायद कोई खजाने के खोज पर भी उसे ना। आखिर उसके लिए निया किसी खजाने से कम थोड़ी न थी।
उसकी बात राधिका जी को भी सही लगी। उन्होंने ने सोच लिया था कि वो आज से नित्य को निया कहकर बुलाएगी। अब देखना यह है कि राधिका जी की इस सोच का असर मोक्ष पे कैसा होता है, क्योंकि बंदे ने अपनी आधी रात इस नाम को सोचने में गुजार दी थी और उसकी सासू माँ उसे इस नाम को चोरी करने वाली थी। वो लोग अभी बात कर ही रहते कि तभी मैं गेट से रक्षित अंदर आया, उसके साथ नित्य भी थी। उसने मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी बात उन मोक्ष ने पहले उसको एक नज़र देखा। नित्य ने इस वक्त ब्लैक ट्रैक सूट पहन रखी थी, उसके बाल पोनी टेल में बंधे हुए, उसके चेहरे पे हल्के पसीने की बूंदें थी जो धूप लगने से चमक रही। मोक्ष तो बस किसी पुतले की तरह उसको देख रहा था, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोला, आज हमें बाहर जाना है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं तुम्हें पिक कर लूँ। उसकी बात सुन नित्य ने बोली, ठीक है तुम मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद वो कमरे में चली गई। वही रक्षित मोक्ष को घूर रहा था, लेकिन फिर कुछ वो भी अपने कमरे में चला गया। थोड़े टाइम में दोनों रेडी होकर नीचे आए। इस वक्त दोनों का ही ऑरा एक जैसा लग रहा था। अब तक आशीष भी वहां आ चुका था। वो जब दोनों को साथ आते हुए देखता है वो अपने आप से ही बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रक्षित भाई का फीमेल वर्जन देख रहा हूँ। उसके बगल में बैठा मोक्ष ये नहीं सुन पाया, क्योंकि वो तो नित्य में खोया हुआ था। उसके आते ही वो उसके पास आते हुए बोला, निया क्या अब हम चल सकते हैं? नित्य अभी कुछ बोलती उससे पहले ही रक्षित बोला, नहीं वो पहले ब्रेकफास्ट करेगी उसके बाद कहीं जाएगी। मोक्ष ने भी सहमति से सर हिला दिया। तभी पूरे कॉरिडोर में एक स्वीट सी आवाज गूंज उठी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आवाज स्नेहा की थी, जो कि सीढ़ी से नीचे आई थी और उसकी नज़र आज सबसे पहले रक्षित पे गई। उसने आज हमेशा से अलग ड्रेसिंग किया। उसने एक ब्लैक कुर्ती पहने हुए थी, माथे पे बिंदी लगी थी, उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान थी और आंखों में मासूमियत। ये देख कि सबकी नज़र उस पे थी, वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसकी माँ ने रात को कॉल पे बताया था कि लड़कों को सिंपल और सादगी के साथ साथ मासूमियत दिखने वाली लड़की ज़्यादा पसंद आती है। अपनी माँ की बात की सोच वो आज उस तरह से रेडी हुई थी। उसे देख आशीष को ऐसा लगा जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। राधिका जी और ऋषभ जी की नज़र भी उस पे जमी हुई, लेकिन नित्य को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो सीधा डाइनिंग रूम में चली गई। वही उसके पीछे पीछे मोक्ष भी चल गया। उसने तो स्नेहा की तरफ अपनी नज़र घुमाना भी जरूरी नहीं समझा था। वही जब स्नेहा ने देख कि मोक्ष और उसके सबसे बड़े भाई ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो लोग नित्य के पीछे चले गए, तो उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है, लेकिन फिर अपने चेहरे पे मासूमियत बनाए रखती है। वही उस मुट्ठी कसते हुए मयंक देख लेता है। आखिर वो इंसान की फितरत को अब समझना आता था। वो अपने आप से बोला, ये लड़की जरूर लेडी बॉस के साथ कुछ करना चाहती है। ये मेरे बॉस को लेकर कितनी ऑब्सेस्ड है ये तो मुझे पता है। आखिर मेरे बॉस इतने ज़्यादा हैंडसम और पावरफुल जो है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और खुद भी डाइनिंग रूम चला आता है। वही स्नेहा ने अब अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोली, चलिए मॉम अब हमें चलना चाहिए। उसकी बात सुन राधिका जी बोली, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इसी के साथ वो अपनी आंखों से कलाटिका लेकर स्नेहा के कान के पीछे लगा देती है। उसके बाद सब लोग डाइनिंग रूम में चले जाते हैं। वह जाके देखते हैं तो मोक्ष नित्य के प्लेट में खाना लगा रहा था। ये देख राधिका जी ऋषभ जी तरफ इशारी करते हुए बोली, सीखो, इस कहते हैं प्यार, और एक आप है जो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करते हैं। उनकी बात सुन ऋषभ जी जल्दी से राधिका जी को उनके कंधे से पकड़ हेड चोर पे बिठा देते हैं और खुद भी उनके बगल वाली चेयर ओए बैठ जाते हैं। वही स्नेह की नज़र मोक्ष से लेफ्ट साइड चेयर पे जाती है जो खाली था, लेकिन वो जैसे ही वहां पे बैठने जाने वाली थी वैसे ही मयंक वहां आ जाता है, जिसे देख स्नेह की बहुत गुस्सा आता, लेकिन फिर अपना मन मार के वो आशीष से एक चेयर छोड़ के बैठ जाती है। तभी वहां पे काजल और भी डिशेज की लेकर आ जाती, जिसे देख नित्य बोली, काजल तुम भी हमारे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर लो, लेकिन काजल इशारे से मना कर देती है। तभी रक्षित बोला, काजल बैठ जाओ और हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। उनकी बात सुन अब काजल को मना करने की हिम्मत नहीं होती। तभी नित्य आगे बोली, आज से तुम हमारे साथ ही बैठ के डिनर ब्रेकफास्ट और कुछ करोगी। अगर मैंने तुम्हें अकेले खाते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात उन काजल की आंखों में हल्की नामी आ जाती है। आशीष भी अपनी प्रिंसेस की तरफ देखने लगा। काजल पहले जो उनसे दूर बैठने वाली थी, लेकिन फिर नित्य के बोलने पर वो आशीष के बगल में बैठ गई। वही स्नेहा का ये देख खून जल उठा था। नित्य जब कल रात रक्षित और आशीष के बैकयार्ड से आके कमरे में जाने लगी कि तभी उसकी नज़र काजल पे चली गई थी, जो सर्वेंट क्वार्टर के बाहर एक चेयर लगा उस पे खाने की प्लेट लेकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए खाना खा रही थी। उसकी आंखों में आंसू था। वही जब रक्षित ने अपनी बहन को ऐसे रुकते देखा तो वो भी उसकी तरफ पलटा और उसने देखा कि नित्य एक ही दिशा में देख रही थी। उसने उसकी नज़र का पीछा किया और पाई कि वो काजल को देख रही थी। फिर वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, क्या बच्चा आप उसको ऐसे क्यों देख रहे हो? उसकी बात सुन नित्य बोली, भाई लाइफ बहुत ज़्यादा अनफेयर है।
उसके बाद एक उसके साथ चली आई। उसकी बात रक्षित के दिमाग में घूम थी, लाइफ बहुत ज्यादा अनफेयर है, इसका मतलब क्या था। लेकिन फिर वो ज्यादा नहीं सोचता है। फिर वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, क्या बच्चा आप उसको ऐसे क्यों देख रहे हो। उसकी बात सुन नित्य बोली, भाई लाइफ बहुत ज्यादा अनफेयर है। उसके बाद एक उसके साथ चली आई। उसकी बात रक्षित के दिमाग में घूम थी, लाइफ बहुत ज्यादा अनफेयर है, इसका मतलब क्या था। लेकिन फिर वो ज्यादा नहीं सोचता है। अब आगे। अभी सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठकर ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी रक्षित ने एक दूध का ग्लास नित्य के सामने कर दिया, जिसे देख नित्य ने रक्षित की तरफ देख तो रक्षित बोला, पियो इसे। उसकी बात सुन नित्य का मुंह बन गया। वो थोड़ा नकारा करते हुए बोली, बड़े भाई ये मैं नहीं पी सकती हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। उसकी बात सुन सभी घर वाले के साथ साथ मोक्ष और मयंक भी हैरानी से नित्य को देखने लगे थे। ये बार था जब नित्य ने डाइनिंग टेबल पर किसी चीज लिए नकारा करते देखा, उस पे भी उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा क्यूट थे। वही जब रक्षित ने सभी की ऐसी नज़र को देखा जिसे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, वो सभी की तरफ देखते हुए बोला, आप लोग बच्ची को ऐसे क्यों देख रहे हो। उसकी बात सुन सब लग अब रक्षित की देखने लगे। तभी आशीष अपने सदमे से बाहर आते हुए बोला, वही प्रिंसेस जब से इस घर में वापस आए उसने कभी भी किसी भी खाने या फिर पीने की चीज को लेकर नकारा नहीं किया था, ये पहली बार है जब उसने इस चीज के लिए मना किया है। इसकी बात सुन रक्षित बोला, ये उसके हेल्थ के लिए अच्छा है, इसलिए मैं चाहता हुआ कि वो हमेशा हेल्थी रहे। उसकी बात सुन नित्य बोली, भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे इसे पीने की जरूरत नहीं है, प्लीज भाई। उसकी बात और उसके बोलने का तरीका बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। सच में आज स्नेहा को भी ऐसा लग रहा जैसे वो किसी बच्ची को देख रही। ये नित्य हमेशा कोल्ड और रहने वाली लड़की से बहुत अलग था। वह जब मोक्ष ने देखा कि कैसे रक्षित नित्य को दूध दिया है, इसलिए अब उसने ये जिम्मा उठा लिया, आखिर वो भी रक्षित की तरह ही सोच रखते हैं। इसलिए उसने वो ग्लास का दूध का ग्लास उठा के नित्य के मुंह के पास ले जाते हुए बोला, निया भाई सही बोल रहे हैं, तुम्हें ये दूध पीना चाहिए, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ वो दूध का ग्लास उसके हाथ में रख देता है। वही नित्य अभी भी कुछ बना रही थी और उसका चाइल्डिश बिहेवियर को देख सबके होठों पे मुस्कान आ गई थी। वही जब नित्य ने देखा कि उसका भाई उसको इन उम्मीद के साथ देखता है तो अब उसने भी अपनी आंखों को बंद किया और दूध पीने लगी। उसने उसे एक सांस में खत्म कर दिया, जैसे वो करेला जूस पी रही हो। जैसे ग्लास का दूध खत्म हुआ, उसकी नज़र सबसे पहले अपने बड़े भाई पे गई जिसकी आंखों में एक चमक थी। वही उसके बने हुए चेहरे को देख अब सबको हंसी आ गई थी। ये पहली बार था जब मोक्ष भी खुल के हंसता था। वही स्नेहा तो जलन से पागल हो रही थी। तभी किसी ने उसके सामने भी दूध का ग्लास कर दिया। ये कोई नहीं बल्कि रक्षित था। वो बोला, ये तुम्हारे लिए है। उसकी बात सुन स्नेहा ने बिना किसी नौटंकी के दूध का ग्लास उठा, उसे पीने लगी। वो सबकी नज़र में खुद को आज्ञाकारी दिखाना चाहती थी, जो कि नित्य से उल्टा थी, खासकर रक्षित की नज़र में। उसके बाद सब लोग अब हॉल में आ गए। रक्षित, मोक्ष और नित्य तीनों अभी घर से बाहर निकलते कि उतने में किसी का फ़ोन बजा। ये फ़ोन राधिका जी का था। उन्होंने फ़ोन उठा, अभी तक उनके होठों पे जो मुस्कान थी वो गायब हो गई। उनके हाथ से फ़ोन छूट गया। वो धम की आवाज़ के साथ नीचे बैठ गई। वही कुछ गिरने की आवाज़ सुन जब वो पीछे पलट के देखते हैं तो राधिका की ऐसी हालत देख सब कुछ गलत होने का एहसास हो जाता है। रक्षित और नित्य जल्दी से राधिका की तरफ भागे। वही राधिका जी को कुछ होश ही नहीं था, वो बस एक बूट की तरह बैठी हुई थी कि तभी रक्षित और ऋषभ जी जल्द से राधिका को हालत हुए पूछा कि क्या हुआ है। वही उनके हिलाने से अब राधिका जी होश में, वो हकलाते हुए बोली, ऋषभ वो मॉम डैड का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल बुलाया है। उसकी बात सुन सब लोग हैरान थे, लेकिन नित्य ने जल्दी से रिएक्ट किया और बोली, भाई हमें हॉस्पिटल जाना होगा। उसके बाद वो ऋषभ की टफ देखते हुए बोली, आशीष भाई आप और डैड मॉम का ध्यान रखो। उसके बाद वो लोग वह से निकल जाते हैं। स्नेहा भी उनके पीछे आने लगी, जिसे देख मयंक ने उसे रोक दिया और बोला, मिस स्नेहा आप अभी यह रहिए, आंटी को अभी एक सपोर्ट की जरूरत है। उसकी बात सुन स्नेहा ने हमें सर हिला दिया। ये मोक्ष का असिस्टेंट था, जो कि इस वक्त मोक्ष के सबसे ज्यादा करीब भी, इसलिए वो इसके सामने हमद ही एक सॉफ्ट हॉट लाडली की रहती थी ताकि ये मोक्ष के सामने उसके लिए कुछ ऐसी बातें बोल सके। हल्की स्नेहा अभी मयंक की सोच के बहुत परे थी। वही कार में नित्य कार ड्राइव कर रही, वही मोक्ष पैसेंजर सीट पे था और बैक सीट पे रक्षित बैठ हुआ था। अचानक ही नित्य का फोन बज उठा। नित्य ने अपने एक हाथ से स्क्रीन को संभाल और दूसरे से फोन पकड़ाने वाली के तभी मोक्ष ने उसके हाथ से फोन ले लिया और स्पीकर पे कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैम जैसा कि आपने कहा हमने सारी तैयारी कर ली है, अब बस आपका इंतजार है। नित्य ने बस औक में जवाब दिया और फोन रख दिया। इधर रक्षित थोड़ा कंफ्यूज था, उसने नित्य से कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा।
थोड़े ही टाइम में उनकी कार मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल के सामने रुकी। कार रुकते ही राज जो कब से बाहर खड़ा वो जल्दी से नित्य के पास गया और उससे साइड का डोर ओपन किया। उसके साथ साथ मोक्ष और रक्षित भी घर से बाहर आए। नित्य ने उससे सवाल किया, उनकी हालत क्या है? उसके सवाल का जवाब देते हुए बोला, मैम आपकी दादी माँ को ज़्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन आपके दादाजी की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर हमने जल्दी से उनका सर्जरी नहीं किया तो उनके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा। उसकी बात नित्य बोली, ठीक जाओ और जल्दी से सर्जरी की तैयारी करिए और हाँ जल्द से जल्द हमारी टीम को बुलाओ। उसकी बात सुन वो अपना सर हिला देता है। वही रक्षित को समझ नहीं आ रहा कि आखिर राज उसकी बहन को कैसे जानता है। दुनिया ने भले आज तक डॉक्टर नी को नहीं देखा था, लेकिन राज को सब जानते थे क्योंकि एक डॉक्टर नी का असिस्टेंट है और वो ही उनकी जगह पे ज़्यादातर दिखाई देता है। उसके बाद वो मोक्ष की तरफ देखता है जो कि जिला शांत था। वो अभी उसे कुछ सवाल करता। मोक्ष ने जवाब दिया, भाई आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, फिलहाल के लिए हमें दादा और दादी की के बारे में सोचना चाहिए। उसकी बात रक्षित को भी समझ आ जाता है। वो लोग सबसे टॉप फ्लोर पे जाते हैं। वो पहुंचते ही उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो कि अभी एक वार्ड से बाहर आ रही। जब उसने नित्य को देखा तो वो जल्दी बस उसके पास आ गया और उसको लगते हुए बोली, नित्य तुम यहाँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बुलाया है। उसकी बात सुन नित्य बोली, मेरे दादाजी और दादी माँ का एक्सीडेंट हुआ है और मैं उन्हें ही देखने आई हूँ। उसकी बात सुन पायल हैरानी से बोली, तुम्हारा मतलब है अभी जो ओल्ड कपल को ले जाएगा वो तुम्हारे दादा और दादी माँ है? नित्य ने हाँ में सर हिला दिया। पायल बोली, ठीक है मैं भी चलती हूँ। नित्य ने हाँ में सर हिला दिया। उसके पास अभी टाइम नहीं था कि पायल का एंट्री दे अपने भाई से करवा सके। तभी राज वहाँ, मैम सारी तैयारी हो चुकी है लेकिन हुनर टीम को आने में लगभग आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है तब तक तुम दादाजी का खून रोको, मैं दादी माँ की कंडीशन को देखती हूँ। उसी बात सुन उसने अपना सर हिला दिया और दूसरी तरफ चला गया। वही नित्य भी अब दादी जी के वार्ड के पास गई। उसने ग्लास विंडो से अंदर की तरफ देख कुछ डॉक्टर अभी उनका इलाज कर रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद डॉक्टर हेड बाहर आया और उसने रक्षित की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर सिंघानिया आपकी दादी माँ अभी खतरे से बाहर है, बस उनके हाथ में कार दूर लगने से फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें 1 महीने अच्छे से बेड रात करना होगा। उनकी बात सुन रक्षित बोला, और मेरे दादी की क्या हालत है? रक्षित का सवाल सुन डॉट के हेड ने फिर से जवाब दिया, आपके दादाजी की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उनके आगे अभी 70 साल है जिस कारण स्त्री व्हील से उनके सर पे बहुत घड़ी चोट आई है। साथ ही उन्हें हाथ का एक साइड लगता किसी बहुत ही मजबूत चीज़ से टकरा था, उनके हाथ पे ही फ्रैक्चर है, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा चोट सर पे लगी है। अगर हमने सर्जरी की तो उनके बचने के चांस लगभग 10% है, लेकिन अगर आप लोग डॉक्टर नी से कांटेक्ट कर सकते हैं तो उनके बचने के लगभग 90% चांस है। अफवाह है कि डॉक्टर की सर्जरी हमेशा से सक्सेसफुल होती रही है। उन डॉक्टर की बात सुन पायल ने नित्य की तरफ देख, मोक्ष भी नित्य की तरफ देखने लगा। तभी राज वहां पे आया। वो जल्दी से बोला, मैम हमने सर्जरी की तैयारी कर ली। उसकी बात सुन नित्य उसके साथ चाय गई। मोक्ष और रक्षित भी चले गए, उनके पीछे पीछे पायल भी थी। जब वो ऑपरेशन थिएटर के पास आए तो उन्हें वहां पे नित्य नहीं दिखाई दी, जिसे देख रक्षित नित्य को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन उसको नित्य भी दिखाई दी। वो की तरफ आते हुए बोला, तुम यहाँ इतने शांत कैसे हो सकते हो? मेरी बहन दिख नहीं रही और तुम ऐसे खड़े हो जैसे कि तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता है। तू उसके मंगेतर हो ना? उसकी बात सुन पायल हैरानी से बोली, क्या तुम निया के मंगेतर हो? उसकी बात सुन मोक्ष उसको घूरते हुए बोला, उससे नित्य सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, तुम नहीं। उसकी बात सुन पायल ने अपनी आंखों को छोटा कर लिया। वो एक बिल्ली के बच्चे की तरह घूरते हुए बोली, ओह हेलो मिस्टर, जो तुम्हारी जल्दी बनी मंगेतर है न, मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ, तो मुझे से तमीज से बात करो क्योंकि वो मुझे बहुत मानती है। और रही बात उसको निया बुलाने की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि जितने भी लोग नित्य को जानते हैं और उससे प्यार करते हैं वो सभी लोग नित्य को निया बुलाया करते हैं। वही रक्षित उन दोनों को इस तरफ बातें कम लड़ता देख अपनी पर्सनैलिटी से अलग थोड़ा झेलते हुए बोला, इधर मेरी बहन नहीं दिख रही और तुम दोनों उसके नाम को लेकर लड़ रहे हो। उसकी बात सुन पायल बोली, आपको शायद एक बार अंदर ऑपरेशन थिएटर में नजर मार लेनी चाहिए, आपको अपनी बहन दिख जाएगी। उसको बात सुन रक्षित बोला, क्या बकवास कर रही हो? मेरी बहन अभी 18 साल की है, वो अंदर मेरे खून से लटपट दादाजी को देखकर डर जाएगी। इसकी बात सुन पायल और मोक्ष के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई। मोक्ष बोला, बड़े भाई आपको एक बार अंदर देख लेना चाहिए, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। उसकी बात सुन रक्षित को अजीब लगा। वो जल्दी से अंदर की तरफ देखता है लेकिन उसको उसकी बहन दिखाई नहीं देती है। तभी उसकी नज़र इस ऑपरेशन को लीड कर रही डॉक्टर पे जाता है, जिसकी आंखें उसकी बहन की तरह क्रिस्टल क्लियर थी और हमेशा की तरह शांत और कंपोज थी।
उसे देखते हुए रक्षित को एक धक्का लगा था, फिर वो मोक्ष की तरफ देखते हुए किसी खोए हुए बच्चे की तरह बोला, कर या क्या नित्य ही डॉक्टर निया है? उसके सवाल को सुन पायल और मोक्ष ने साथ में सर हिला दिया। वही रक्षित के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया था समझना कि उसकी बहन तो सिर्फ 18 साल की है और दुनिया की नंबर 1 डॉक्टर है। वो कौन सी उम्र से इस फील्ड में कदम रखा था? उसने वो मोक्ष की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता है? उसकी बात सुन मोक्ष ने अपन सर हाँ में हिला दिया। दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस में राधिका जी का रो रो कर बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था। वही ऋषभ जी और आशीष उन्हें कब से संभालती की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राधिका जी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऋषभ जी समझ गए थे कि इस बात ने उनकी पत्नी को फिर से उनके पुराने दिन में लौटा दिया, इसलिए उन्होंने ने उसके गले के पास के नस को दबा दिया, जिससे राधिका जी शांत हो उनके बाहों में गिर गई। इन्होंने राधिका जी को अपनी गोद में उठा लिया और आशीष की तरफ देखते हुए बोले, जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ। वही स्नेहा अपने कमरे में बैठी नेल पेंट लगा रही थी, उसको इन सब चीजों से मतलब नहीं था। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे। स्नेहा अभी अपने आप से बोली, अच्छा हुआ उन दोनों बूढ़े और बुढ़िया का एक्सीडेंट हो गया है, अब मैं भी देखती हूँ कि नित्य को इस परिवार में जगह कैसे मिलती है। वैसे तो उन बूढ़े लोगों ने कभी मुझे अपनी पोती नहीं माना, लेकिन जब पता कि उनकी असली पोती घर आ गई तो उन्होंने ने उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया हुआ। इधर हॉस्पिटल अब तक सर्जरी को लगभग 3 घंटे से ऊपर हो गया था। रक्षित की नज़र ऑपरेशन थिएटर के ऊपर जल रही रेड लाइट पे थी। वही पायल भी एक साइड खड़ी थी और मोक्ष नीचे से गया हुआ था। रक्षित पायल की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो? उसकी बात सुन पायल अपना सर हाँ में हिला देती है। तो रक्षित बोला, अच्छा तो क्या तुम बता सकती हो कि उसने ये डॉक्टर की पढ़ाई और ये फाइट स्किल्स कहाँ से सीखी है और उस वक्त उसकी क्या उम्र रही होगी? उसकी बात सुन पायल बोली, ये आप उसे पूछ लेना। उसके बाद वो वहां से जाते हुए बोली, मैं अभी चलती हूँ, मेरे भाई के दावा का टाइम हो गया है। उसकी बात सुन रक्षित बस उसको जाते हुए देखने लगा। वही रक्षित अपनी जगह पे बैठा हुआ थैली भी अब तक नित्य के लिए कुछ खाने को लेकर आ गया था। अब तक ऑपरेशन को 4 घंटे हो चुके थे। तभी वह पे राधिका जी, ऋषभ जी और आशीष और उनके पीछे पीछे स्नेहा भी आ गई। आते ही उसकी नज़र मोक्ष पे चली गई। उसने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई, लेकिन उसे नित्य कहीं दिखाई नहीं, जिसे देख उसको खुशी होने लगी। आखिर ये तो चीज़ चाहिए थी। राधिका जी जल्दी से रक्षित की तरफ आते हुए बोली, बेटा तुम्हारे दादाजी अब कैसे हैं और दादी माँ वो कहाँ है? इस वक्त राधिका जी की हालत कुछ ठीक नहीं थी। रक्षित ने उन्हें संभालते हुए बोला, मॉम आप टेंशन मत लीजिए, अगर दादी माँ ने आपको ऐसे देखी तो दादी माँ डैड को एक अच्छा सबक दिखाएगी, क्यों है न डैड? ये बात उसने ऋषभ जी तरफ देख बोला। उसकी बात सुन आशीष भी बोला, देखिए न भाई, मैं भी इन्हें कब से यही बोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि बस रोए जा रही है। उसकी बात रक्षित बोला, दादी माँ बिल्कुल ठीक है, उन्हें बस फ्रैक्चर हुआ है, वो अभी बेहोश है, कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। दादाजी भी ठीक है, उन्हें बस छोटी सी सर्जरी की जरूरत है। रक्षित को पता था उसकी माँ अपने सास ससुर को बहुत मानती है। उन्होंने ने अपने बचपन में कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला था, लेकिन जब उनकी शादी ऋषभ जी हुई तो उनके पेरेंट ने राधिका जी को बहू से ज्यादा बेटी बनाया था और बहुत प्यार दिया था। अगर राधिका जी की नज़र से देखे तो उन्हें भले ही राधिका जन्म नहीं दिया था, लेकिन प्यार ऐसा करते थे जैसे वो उनकी सगी बेटी हो। इसलिए रक्षित ने दादाजी की कंडीशन को लेकर झूठ बोला था। वो अपनी माँ की ऐसी हालत नहीं देख पा रहा था। तभी स्नेहा अपनी आंखों में झूठे आंसू लिए हुए बोली, भाई क्या आप सच बोल रहे हैं ना? दादाजी और दादी माँ बिल्कुल ठीक है, क्या मैं एक बार उन्हें देख सकती हूँ? उसकी बात सुन रक्षित ने उसकी तरफ देख, फिर उसे नित्य का बिहेवियर याद आया। इन सब में नित्य ने अपनी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं आए थे, बल्कि वो एकदम शांत और कंपोज थी। उसने रोने की जगह समझदारी से काम लिया। जो काम रक्षित को करना चाहिए वो काम आज नित्य कर रही थी। उसी ने हॉस्पिटल में दादाजी की सर्जरी की तैयारी किया था और अब सर्जरी भी खुद ही कर रही थी। और वो यह क्या कर रहा था? बस एक बूढ़ बने अपनी बहन को देख रहा था, वो उसकी कोई मदद नहीं। इस बात को सोचते हुए उसे थोड़ा गिल्टी फील होने लगा था। वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, अभी नहीं, अभी उन्हें ऑब्जर्व रूम में रखा गया और दादाजी की अभी सर्जरी शुरू है। राधिका जी अपने चेहरे पे हल्की उदासी से बोली, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? उनकी बात सुन और उनकी हालत देख रक्षित अपना सर हिला देता है, जिसे देख ऋषभ जी उनको अपने साथ ले जाने लगे। तभी रक्षित बोला, आप स्नेहा को भी अपनी साथ ले जा सकते हैं। लेकिन स्नेहा मन कर देती है। उनके जाने अब सब लोग वहीं बैठ गए। सभी की नज़र जहां ऑपरेशन थिएटर के डोर पे थी, तो वही स्नेहा के दिमाग में कुछ चल रहा था। थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर स्नेहा रक्षित के पास गई और बोली, भाई नित्य कहाँ है? वो तो आपके साथ ही हॉस्पिटल आई थी न, और दिखाई भी नहीं दे रही है। स्नेहा ने इस चीज़ के बहाने नित्य के बारे में जानकारी लेना चाहती थी ताकि वो अपना का कर सके।
रक्षित को अभी स्नेहा और नित्य के रिलेशन के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसको इतना पता था कि नित्य को स्नेहा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सोचकर रक्षित अभी उसको कुछ बोलता उससे पहले ही मोक्ष बोला, वो जा चुकी, उसे कुछ काम आ गया था। उसकी बात स्नेहा मन ही मन खुश हुई। वही रक्षित मोक्ष को देखने लगा, आखिर वो करना क्या चाहता है। वो मोक्ष को घूरने लगा। वही मोक्ष को उनकी घूरती नज़र का कुछ असर नहीं पड़ा, बल्कि वो तो वैसे अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। उसने एक नज़र कहीं देखा, उसके होठों पे हल्की मुस्कान आ गया था। ये कोई आम मुस्कान नहीं थी। वही स्नेहा ने थोड़ी उदासी भरी आवाज में बोली, ओह अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे भी वो दादाजी और दादी जी मिली नहीं है न, इसलिए वो अभी आगे कुछ बोलती कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने कॉल को पिक और ऐसा दिखाया कि जैसे उसने गलती से फ़ोन को स्पीकर पे कर दिया हो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, स्नेहा मैंने अभी तुम्हारी बहन को देख जो कि शॉपिंग कर रही है। उसकी बात सुन स्नेहा ने जल्दी से फ़ोन को अपने कान पास लगा लिया। अब तक वहाँ पे राधिका जी और ऋषभ जी भी आ चुके थे और उन्होंने ने भी फ़ोन से आती हुई आवाज़ को सुन लिया था, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बोली। उनके हिसाब से नित्य को इस माहौल से दूर रखना अच्छा होगा। वैसे भी उसने बेदी परिवार में बहुत चीज़ को देख है। उन्हें पता था बेदी परिवार के मिस्टर और बेदी का 1 महीने पहले ही डेथ हुई है। नित्य उनके बहुत करीब थी, इसलिए उन्हें ये ठीक लगा कि नित्य ने अपने मन को अच्छा करने के लिए थोड़ा घूमने का फैसला किया है। वो अभी स्नेहा को कुछ बोलती उससे पहले ही ऑपरेशन थिएटर का डोर खुला और एक लड़की बाहर आई। उसके चेहरे पे मास्क था, उसके पीछे डॉक्टर्स की कुछ टीम खड़ी थी। उसके एक साइड इस वक्त राज खड़ा था, उसके चेहरे पे इस वक्त कोई एक्सेस नजर नहीं आ रहा था। वही खड़ी ने अपना मास्क निकल दिया। रक्षित, जो कि अब तक मोक्ष को घूर रहा था क्योंकि उसको लगा कि मोक्ष स्नेहा के साथ मजाक कर रहा है, जिसे देख उसको गुस्सा आ गया कि ये उसकी बहन का होने वाला मंगेतर है और वो उसी के भाई के सामने किसी दूसरी लड़की के साथ मजाक कर रहा था। ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अभी मोक्ष को कुछ कहता कि तभी उसने स्नेहा के फ़ोन से आती आवाज़ किसी लड़की की आवाज़ सुनाई और लड़की की कई बातों को सुन फिर मोक्ष की तरफ देख जिसके होठों पे स्माइल थी। उसने स्नेहा की तरफ देखते हुए जैसे ही उसे सवाल करने को हुआ कि उसको भी डोर खुलने की आवाज़ आती है। अब सबकी नज़र उस तरफ थी, लेकिन फिर भी वो मोक्ष की तरह देखने लगा जो उसको ही देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब मैंने क्या किया जो तुम मुझे से देख रहे हो। फिर मोक्ष कुछ याद करने लगा, अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था। फ्लैशबैक, स्नेहा अभी कुछ देर पहले वॉशरूम चली गई थी। नसीब से मोक्ष भी दूसरी साइड खड़ा किसी से कॉल पे बात कर रहा। वो अपना कॉल कट कर जैसे ही वहां से जाने वाला था, वैसे उसको स्नेहा की आवाज़ सुनाई दी जो किसी से बोल रही थी, नित्य अभी हॉस्पिटल में नहीं है और मॉम डैड भी अभी दादी माँ के वार्ड के पास है, इसलिए अभी मैं और रक्षित भाई है। इस मौके फ़ायदा में रक्षित भैया को नित्य से दूर करने के लिए उठाना चाहती हूँ। उनके दिमाग में नित्य की नफरत को कैसे पैदा करती हूँ। उसी बात उन मोक्ष के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी। वो किसी भी तरीके से अपनी निया को उसके भाई से अलग नहीं होने देगा। वो बचपन से इस परिवार के साथ था। उसने भी रक्षित का अपनी बहन की पॉजिटिवनेस देख रखा था, इसलिए उसने स्नेहा से झूठ बोला था। मोक्ष ने स्नेहा के फ़ोन को चमकते हुए देख लिए था, लेकिन वो उस नंबर को नहीं देख पाया जिसे पे उसको कॉल आया था। फ्लैशबैक एंड मोक्ष ने एक नज़र स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, मुझसे निया को इससे दूर रखना होगा, ये उसे हम कर सकती है। फिर वो सीधा नित्य की तरफ बढ़ गया था। रक्षित और मोक्ष को छोड़ के नित्य को ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता देख सभी लोग हैरान थे। नित्य के पीछे राज भी था। रक्षित जल्दी से आगे आते हुए बोला, बच्चा दादाजी कैसे है। रक्षित की बात सुन नित्य ने हल्का मुस्कुराते हुए बोली, भाई दादाजी अब ठीक है और खतरे से बाहर है, उन्हें कुछ टाइम में दादी माँ के वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एक लिए दोनों को अंडर ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। स्नेहा अपनी हैरानी को छिपा नहीं पाए और वो जल्दी से आगे आते हुए बोली, तुम तो अभी मॉल में थी न, तो अभी यहाँ क्या कर रही हो और तुम अंदर से क्यों आ रही हो। क्या ऑपरेशन थिएटर में ऐसे ही किसी को जाने देते हैं। उसने जानबूझकर मॉल वाली बात बोली ताकि लोगों को ये लगे कि उसे भी नहीं पता कि उस लड़की ने उससे झूठ बोली है, जिसे वो अभी भी सबके सामने बच सके। उसकी बात सुन रक्षित बोला, जिसने तुम्हें ये कहा कि नित्य मॉल में है वो लड़की 1 नंबर की फ्रॉड इंसान है। उसने झूठ बोला, बल्कि नित्य तो कब से दादाजी के पास थी। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, नित्य ने ही दादाजी का ऑपरेशन किया है। उसकी बात सुन स्नेहा बोली, लेकिन भाई नित्य अभी 18 साल की, वो ये ऑपरेशन कैसे कर सकती है। उसकी बात सुन मोक्ष ने जवाब दिया, क्योंकि नित्य ही डॉक्टर नी है, जो कि दुनिया के बेस्ट डॉक्टर में आती है। मोक्ष की बात सुन अभी लगो एक साथ बोले, क्या नित्य डॉक्टर नी है। इस बार रक्षित भी हैरान था, लेकिन उसने सोच कि नित्य बस ऐसे ही कोई छोटी मोटी डॉक्टर होगी। उसे अपनी बहन पे भरोसा था, इसलिए उसने उसे वो सर्जरी कर दी। हल्की सच्चाई उसकी सोच से उल्ट थी।
डॉक्टरनी नित्य है। ये सुन राधिका जी और ऋषभ जी के साथ साथ सभी लोग हैरान थे। स्नेहा बोली, ये कैसे हो सकता है? नित्य ने तो अभी अपनी हाई स्कूल को कंप्लीट किया है, तो फिर ये वर्ल्ड फेमस डॉक्टर कैसे हो सकती है? उसकी बात पीछे खड़े राज को पसंद नहीं आई। वो जल्दी से नित्य के आगे आ गया और बोला, हमारी मैम के बारे में तुम्हें क्या पता है? तुम तो बस पैसा पैसा करती हो। हमारी मैम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। उन्होंने ने सिर्फ 15 साल की उम्र में दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिला है। उनके हाथों से किया गया कि भी सर्जरी कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हुआ है। ना जाने कितने लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए। उसकी बात से स्नेहा को अपनी इंसल्ट महसूस हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। शायद वो नित्य की आइडेंटिटी से हैरान से ज्यादा खुश थी, लेकिन ये बस कुछ पल के लिए ही था। इस चमक ने अपने आप ही नित्य और मोक्ष उसकी तरफ खींच लिया था, जिसे देख नित्य को लगा कुछ तो गलत होने वाला था। कि उसके पिछले जन्म में उसने ये बात किसी से शेयर नहीं की थी, वो कौन है और उसकी क्या आइडेंटिटी है। लेकिन ये उसके पिछले जन्म से बहुत अलग था। दूसरी तरफ बेदी परिवार में इस वक्त टेनेसी का माहौल चल रहा था। अचानक से बेदी परिवार के होटल बिजनेस नीचे जा रहे थे। उन्होंने जिन जिन कंपनियों से कालेब किया था, वो सब लोग अपना कोलेबोरेशन को तोड़ रहे थे। उनका होटल का बिजनेस लॉस में जा रहा था, जिसे महेश बेदी को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो रहा है। महेश किसी से कॉल पे बात कर रहा, वह साइड बैठी सलोनी जी और शिवानी परेशान थे। वह उनके बगल वाले सोफे बैठा सत्यम आराम से काफी पी रहा था। उसको इन लोगों से कोई लेना देना नहीं था, खासकर तब जब नित्य इस घर से जा चुकी थी। सत्यम के लिए नित्य उसकी एक लौटी परिवार थी, क्योंकि दोनों ने बचपन में एक दूसरे को अपन सहारा बना लिया था। उन दोनों इस घर में सिर्फ दादाजी से मतलब था। शिवानी जब उसको इतने आराम से काफी पीते देखी तो उसको खून जल उठा था। फिर भी वो आने चेहरे पे झूठी उदासी लिए हुए बोली, भाई आप आराम कैसे कर सकते हैं? इधर डैड कितने परेशान हैं और आप आराम से काफी पी रहे हो। उसकी बात सुन सत्यम ने उसकी तरफ बिना देखे बोला, ये उनकी कंपनी है तो वो खुद संभल सकते हैं। मुझे उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। मैंने अपने खुद के बिजनेस को शुरू किया है जो बहुत अच्छा चल रहा है। शिवानी जब उसको इतने आराम से काफी पीते देखी तो उसको खून जल उठा था। फिर भी वो आने चेहरे पे झूठी उदासी लिए हुए बोली, भाई आप आराम कैसे कर सकते हैं? इधर डैड कितने परेशान हैं और आप आराम से काफी पी रहे हो। उसकी बात सुन सत्यम ने उसकी तरफ बिना देखे बोला, ये उनकी कंपनी है तो वो खुद संभल सकते हैं। मुझे उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। मैंने अपने खुद के बिजनेस को शुरू किया है जो बहुत अच्छा चल रहा है। अब आगे। उसकी बात सुन सलोनी जी बोली, सत्यम आखिर तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम अपनी बहन से बिल्कुल प्यार नहीं है ना? उसकी बात सुन सत्यम ने बड़ी ही बेदर्दी से बोला, नहीं करता मैं इससे प्यार, और क्यों करूं? बचपन में क्या आपने कभी भी नित्य को प्यार दिया था? नहीं ना। आप लोगों की वजह उस बच्ची ने अपना बचपन नहीं जिया। वो हमेशा आप लोगों को खुश करने के बहाने में रहती थी, लेकिन आप लोगों ने कभी भी उस लड़की से सीधे मुंह बात तक नहीं की। और आप लोग बोल रहे कि मैं इसे प्यार दूं। पहले जब आप लोग को ये नहीं पता था कि नित्या आपकी बेटी नहीं है या फिर आप उसके बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है, तब क्या आपने उससे प्यार नहीं दिया? अरे ये छोड़िए, क्या आपने उसे कुछ गिफ्ट किया? आप लोग को तो ये भी पता नहीं होगा कि उसका बर्थडे कब आता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से वो बच्ची आज अपना बर्थडे तक भूल गई है। तभी भी आप लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैंने और दादाजी ने उसे हमेशा एक माँ बाप का प्यार दिया था जो आपको को देना था, लेकिन आप चूक गए। और रही शिवानी को प्यार देने की, तो आप लोग हो ना उसके लिए जिसके लिए आपको होना चाहिए, उसके लिए मैं और दादा जो था। और अब जिसके लिए आप मुझे अपना फर्ज निभाने के लिए बोल रही है, उसके लिए अब आप वो फर्ज निभाए। ये सब बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। आखिर उसने अपनी आंखों से अपनी बहन को इन जैसे लोगों के लिए तरस हुए देखा था। आप लोगों ने उसे आज क्या दिया था बताए न? अगर आपने मैं मुझसे बता दिया तो मैं शिवानी को अपनी बहन एक्सेप्ट कर लूंगा। उसकी बात सुन सलोनी का मुंह बंद हो गया। आखिर उसके पास कुछ था ही नहीं कहने को। उन्हें देख सत्यम वांग से मुस्कुरा और बोला, क्या हुआ मॉम, आपके पास कोई जवाब नहीं है न? ठीक है, ये सब छोड़ दो जी, आप बस इतना बात दो कि उसका फेवरेट कलर कौन सा। अभी भी चुप। आपने आज तक नित्य को कुछ नहीं बल्कि उल्टा आपको, जब आपको पता चला कि शिवानी आप लोगों की बायोलॉजिकल बेटी है, तो आप लोग ने बिना सोचे समझे उसको घर ले आए और उसको प्यार करने क्यों? अगर शिवानी इस घर में नहीं आती तो क्या आप लोग आज भी मेरी बहन को तकलीफ देते? उसकी बात सुन सलोनी को गिल्ट होने की गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बोली, सत्यम उस लड़की का तुमसे और इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी इकलौती बहन और इस घर की इकलौती बेटी शिवानी है। उसी बात सुन सत्यम बोला, मैं कभी भी शिवानी को अपनी बहन नहीं मानूंगा। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। वही उसकी बात सुन शिवानी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है।
गुस्से से उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसके दिल में नित्य की नफरत बढ़ती ही जा रही थी। इधर जैसे ही सत्यम घर से बाहर निकलता है उसकी नज़र सामने से आ रहे मोहित पे चली जाती है। उसने अपने दादाजी से सुना था कि मोहित ने नित्य से सगी के लिए हाँ कह दिया था। वो हर बार नित्य को अपने साथ बाहर ले जाने की कोशिश करता था लेकिन नित्य हमेशा उसको टाल दिया करती थी। कुछ दिन पहले ही उसको अपने एक दोस्त से पता चला था कि शिवानी और मोहित ने नित्य को अम्यूजमेंट पार्क में परेशान कर रहे थे, जिस कारण आज वो यहाँ आया था शिवानी को सबक सिखाने। लेकिन उसे क्या पता था कि उसको यहाँ आने के बाद ऐसी कोई न्यूज मिलेगी। उसने मोहित को घिन की नज़र से देखा। उसको मोहित कभी भी अपनी नित्य के लिए पसंद नहीं था। इसका परिवार हमेशा फायदा देखने वाले लोग थे। मोहित भी उसमें से एक था। वो बिना एक शब्द बोले वह से चल गया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक वार्ड में इस वक्त नित्य, मोक्ष और रक्षित साथ बैठ के लीच कर रहे थे। मोक्ष टाइम टू टाइम नित्य को खाना सर्व कर रहा था, वही रक्षित उसको ऐसा करता देख हैरान था। आखिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी उसकी बहन की थाली अलग अलग डिश से सजा रहा था। अचानक ही रक्षित को पता क्या ख्याल आया। वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस, उस दिन सिंघानी पल्स में तुम की जो हमला हुआ उस वक्त तुमने उन लोगों से फाइट की थी और आज तुमने मुझे फिर से एक झटका दिया डॉक्टरनी बन के। कैसे तुम इतनी कम उम्र? रक्षित को इसका जवाब भी जाना था लेकिन वो नित्य को फोर्स भी नहीं करना चाहता था। वही उसकी बात सुन नित्य बोली, भाई मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ। फ्लैशबैक, एक 11 साल की लड़की, नीली आंखें, बालों की दो छोटी, उसके माथे पे कटा हुआ बन उसको और भी क्यूट बना रही थी। उसकी आंखें में इस वक्त सिर्फ एक उदासी नजर आ रही थी। वो लड़की बोर्ड पे लिखे सवाल को समझ रही थी और उन्हें हल्दी जल्दी नोट कर रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नित्य थी। तभी बगल से आवाज आए, उफ निया, तुम कितना पढ़ती हो यार, मेरे दिमाग में तो ये घुस भी नहीं रहा, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। उफ, ये मैथर्स हम जैसे बच्चों पे अत्याचार ही है ना। कभी कभी तो दिल कर था जिसने भी मैथर्स के साइंटिस्ट है उनसे सवाल करूं, क्या उनके पास कोई काम धाम नहीं था जो बैठ गए थे ये फॉर्मूला निकलने के लिए। अरे यार, सिंपल सी बात, अगर एक और एक को प्लस करेंगे तो 2 होता है, लेकिन वही एक और एक को एक साथ करेंगे तो 11 होता है। उसकी बात सुन नित्य उसके सर पे टपकी मरते हुए बोली, चल ज्यादा मत सोच और थोड़ा पढ़ ले, तेरा भला होगा। उसकी बात सुन पायल हंसते हुए बोली, मेरी जान तू टेंशन मत ले, मेरे लिए तू है न, तू पढ़ ले, बाद में पढ़ा देना। उसकी बात सुन नित्य अपना सर हिला देती है। वही पायल बेंच पे सर रख के सो जाती है। थोड़े टाइम में बेल की आवाज पूरे स्कूल में गूंज उठी, जिसे सुन पायल, जो कि अब तक सो रही, वो एक झटके से खड़ी हुई और बोली, नित्य चलो हम कैंटीन में चलते हैं। उसकी बात सुन नित्य भी अपना सर हिला देती है। वो लोग अभी निकलते कि तभी क्लास में एक टीचर आए और वो सभी बच्चों की तरफ देखते हुए बोले, बच्चों, आज सब 10वीं वालों का फेयरवेल का पार्टी है, इसलिए आप सब लोग अब घर जा सकते हो, आज कोई क्लास नहीं। उसकी बात सुन सब ऑफ खुश हो जाते हैं और अपने घर जाने लगते हैं। पायल भी नित्य के रुकी हुई थी क्योंकि सत्यम भी इस स्कूल में पढ़ता था और उसका भी फेयरवेल पार्टी था, जिस कारण उसने नित्य को उसके बारे में पहले ही बता दिया था। इसलिए नित्य अपनी क्लास में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। पायल नित्य की तरफ देखते हुए बोली, चलो हम कैंटीन चलते हैं। उसकी बात सुन नित्य बोली, नहीं पायल, मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। उसकी बात सुन पायल अपना सर हाँ में हुआ देती है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। इधर नित्य भी अपनी पढ़ाई करने लगी कि तभी क्लास में 2 लड़के आए। वो दोनों लड़कों ने पहले नित्य को देखा, फिर एक दूसरे को कुछ सोचकर उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो लोग इस वक्त पार्टी वेयर में थे, जिस कारण उन्हें पहचान पड़ा मुश्किल थी। वो दोनों लड़के धीरे धीरे कदम से चलते हुए नित्य के पास आए। एक लड़का नित्य एक साइड खड़ा हो गया और दूसरा उसके लेफ्ट साइड खड़ा हो जाता। जो लड़का नित्य के राफ्ट साइड में खड़ा था वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, डॉल क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? तुम बोलो तो मैं उसे तुम्हें समझा दूंगा। उसकी बात सुन वो लड़का नित्य की गाल को सहलाने लगा, जो कि नित्य को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए उसने इस लड़के हाथ दूर झटक दिया और बोली, आप लोग मेरे क्लास में क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अब आगे नित्य ऐसा इसलिए बोल रही क्यों, उसको इस वक्त इन लोगों से बहुत डर लग रहा था। वही अपने सामने बैठी छोटी लड़की, इस धमकी को सुन वो दोनों लड़के हंसने लगते हैं, क्यों ये उनके लिए किसी जोक से कम नहीं था। तभी दूसरा लड़का बोला, जय जा और दरवाजा बंद कर दे, ये देख। ये सुन नित्य अब और डर गई थी। वही जय दरवाजा बंद करने चला गया, उसने लगभग गेट लगा दिया था। ये देख नित्य ने अपने हाथ में पकड़े पेन को उस लड़के हाथ में गड़ा देती है, जिसे उस लड़के की पकड़ नित्य के कंधे पे ढीली हो जाती है। वही जय जो दरवाजा को करने से पहले ही उसके कान में अपने साथी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन वो जब पीछे देखता है तो वो लड़का अपने हाथ को झटकता था वहां से भाग रही थी।
नित्य भले उस वक्त 11 साल की थी लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था, इसलिए वो दरवाजा की तरफ भागने की पीछे की तरफ भागी, क्योंकि उस अंदाज लगा लिया अगर वो अभी दरवाजे की तरफ भागी तो जय दरवाजे को लॉक कर देगा, लेकिन अगर इसी क्लास में भागी तो क्या पता तब तक कोई टीचर या फिर कोई और भी आ सकता है, इसलिए वो भाग रही थी। वही जय और वो लड़का नित्य को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नित्य कभी एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे खुदती तो कभी डेस्क के आगे या कभी पीछे, लेकिन जब उसने देखा कि बहुत टाइम हो गया और अब तक कोई भी नहीं आया तो अब उसके दरवाजे के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए अब उसने अपना रुख दरवाजे की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन वो अभी दरवाजा खोल के बाहर जा पाती उससे पहले ही प्रेम ने उसको पकड़ लिया और उसके गाल पे एक थप्पड़ मार देता है, जिससे नित्य के होठों को कोने से खून निकलने लगता है। वही जय प्रेम के पास आते हुए बोला, भाई ये छोटी लड़की ने बहुत थका दिया था। वही प्रेम जय की बात सुन बोला, जो भी ये लड़की है बहुत सुंदर, इसी के वो उसके जबड़े को पकड़ लेता है। वही नित्य अपने हाथों के सहारे पीछे जाने लगी, वही राज और जय उसके पास जाने लगे। अचानक ही प्रेम ने नित्य के पैर को पकड़ खींच लिया और उसके शर्ट एक साइड को फाड़ दिया, जिससे नित्य की गोरेबाहें दिखने लगी थी। वही नित्य और जोर से उन्हें खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। वही दरवाज के पास खड़ी पायल जब ये देखती है कि नित्य के साथ क्या हो रहा तो वो जल्दी से अपने हाथ में पकड़े खाने के सामान को फेंक उस तरफ चली जाती है जहाँ पे 10th के स्टूडेंट्स का फेयरवेल हो रहा था। पायल वहां पहुंच के सबसे पहले सत्यम को ढूंढती है, तभी उसकी नज़र जूस कॉर्नर में जाती है जहां पे इस वक्त सत्यम खड़े होकर जूस पी रहा था। वो जल्दी से उसके पास जाती है और हाथ पकड़ लेती है। वही सत्यम जब पायल को यहाँ देखा तो वो बोला, क्या नित्य तुम्हारे साथ नहीं आई है? उसकी बात सुन पायल बोली, भाई जल्दी चलो। वो उसकी बात सत्यम को क्लियर नहीं हो रही थी, तभी वह सत्यम के कुछ दोस्त आ जाते हैं और वो सत्यम को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन पायल उसका हाथ पे अपनी पकड़ को कसते हुए बोली, भाई जल्दी चलो, कुछ लोग नित्य के। उसकी बात सुन सत्यम अलर्ट हो जाता है और बोला, क्या हुआ नित्य को? उसकी बात सुन पायल बोली, भाई यहाँ टाइम वेस्ट करने का समय नहीं, हमें जल्दी से जाना होगा, नित्य प्रॉब्लम है। उसकी बात सुन सत्यम और उसके दोस्त भी नित्य के क्लास की तरफ भागे, क्योंकि नित्य उनके लिए भी उनकी बहन जैसी थी। उन्होंने देखा कि क्लास का गेट लगा हुआ, तभी पायल जल्दी से आए और बोली, भाई हमें जल्दी से अंदर जाना होगा वरना कुछ भी हो सकता है। उसकी बात सुन वो जैसे ही गेट खोलते हैं तो सामने का नजर देख हैरान हो जाते हैं। इस वक्त नित्य के ऊपर एक लड़के को देख वही नित्य उस लड़के को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही। वही जय के हाथ नित्य के शर्ट के कॉलर पे थे जिन्हें वो अभी खींचने वाला ही था कि तभी गेट खुल गया, जिससे उनका ध्यान उस तरफ गया और जल्दी से नित्य से दूर हो गया। वही सत्यम ने नित्य को देखा जिसके सर से खून निकल रहा था, उसके दोनों गाल पे थप्पड़ के निशान था, जैसे उसका गाल फूला हुआ लग रहा, उसकी आंखें रोने की वजह से सूज चुके थे, उसके होठों के कोनों से खून निकल रहा था, उसके यूनिफॉर्म के स्लीव फटे हुए थे, उसके बाह पे खरोचने के निशान साफ देखे जा सकते हैं। जिसे देख सत्यम के साथ साथ आए वो सभी लोग गुस्से में थे, लेकिन इस वक्त सत्यम के लिए उसकी बहन सबसे ज्यादा जरूरी थी, इसलिए वो नित्य के पास चले गया और उसको अपनी जैकेट से ढक दिया। फिर उसको शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, नया बच्चा चुप हो जाओ, मैं हूं ना, मैं आ गया हूं ना, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। नित्य की हालत उस वक्त बहुत ज्यादा खराब थी, वो अभी भी बार बार ये ही बोल रही थी, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। एक 11 साल की लड़की की ऐसी हालत देख उनकी आंखें नम हो चुकी थी। उसकी बात सुन सत्यम उसको और टाइट हग कर लेता है और उसके सर को सहलाते हुए बोला, नित्य की भी आ रहा, देखो तुम्हारा भाई आ गया है, देखो मेरी तरफ। उसकी बात सुन नीतियां तरफ देखने तो सत्यम बोला, तुम्हें अपने भाई पे भरोसा है न? नित्य ने सुबकते हुए अपना सर हिला दी। उसके इशारे को देख सत्यम ने उसका सर थपथपा दिया, फिर उसको बोला, आप पायल और खुशी दी के साथ बाहर जाओ। सत्यम की बात सुन नित्य पायल और खुशी, जो कि सत्यम की गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ क्लासरूम से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही सत्यम, जो अब तक अपने गुस्से को दबाए बैठा था, वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीधा जाके जय को मारने लगा और बोला था ना मेरी बहन से दूर रह, लेकिन तूने मेरी वार्निंग को मजाक समझ लिया। इसकी के साथ अब वो प्रेम को भी मरने लगा था। अब तक ये खबर पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। वही सत्यम ने जय और प्रेम को जेल भेज दिया, लेकिन अपने पावरफुल बैकग्राउंड को वजह से वो लोग जेल से बाहर आ गए थे। जब मिस्टर ओल्ड बेदी को इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया उन लोगों पे और उनके घर वालों पे, इसलिए उन्होंने नित्य को इस स्कूल निकल मिलिट्री स्कूल में डाल दिया, जहां पे नित्य ने फाइटिंग स्किल्स और भी बहुत उसे सीखने को मिला था। फ्लैशबैक एंड नित्य के पास को जाने के बाद मोक्ष और रक्षित को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वही रक्षित के दिल में एक टीस उठा, उसको वो पल याद आने लगा जब आशीष ने उसको नित्य और सत्यम को फोटो भेजी थी, जिसे देख उसको बहुत जलन हुआ था। लेकिन आज उसको मल पड़ा, नित्य के लाइफ में सत्यम एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
आज उसको भी इस बात का खुशी हुई कि भले ही बेदी परिवार ने कभी भी उसकी बहन के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद नित्य को उसके दादाजी और सत्यम सपोर्ट करते थे। नित्य की कही एक एक बात उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था नित्य के पास्ट इतना दर्दनाक था। रक्षित ने किसी तरह अपने आप को काबू किया था। उसका तो मन कर रहा कि वो उन लोगों को जिंदा मगरमच्छों के टैंक में फेंक दे। उसने अब खुद से वादा किया, अब चाहे जो कुछ भी वो हमेशा ही नित्य के साथ होगा। वही मोक्ष ने किसी को मैसेज करके उन बारे में पता करने के लिए बोल देता है, क्योंकि वो तो उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं था। वही नित्य सोच रही थी, जज उसके पिछले जन्म में जब स्नेहा को उसके साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो उसने उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। इसकी की वजह से उसके हाथ उसके स्कूल तुम के सीसीटीवी फुटेज लग गए थे, जिसे उसने इंटरनेट पे वायरल कर दिया था। इसके साथ ही उसने ऐसे बहुत से वीडियो और फोटोज थे जिन्हें उसने इंटरनेट पे अपलोड किया। उसके पिछले जन्म की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने स्नेहा पे भरोसा किया और उसको अपने सारे राज बात दिए थे। अभी नित्य, मोक्ष और रक्षित अपना लंच कर ही रहे थे कि उस वार्ड का दरवाजा खोल स्नेहा अंदर आई और जाके रक्षित के बगल में बैठ गई। उसके हाथ में इस वक्त लंच बॉक्स था। उसने नित्य की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से बोली, नित्य दी, मुझे दी मत बोलो। नित्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन से बोली, जिसे सुन रक्षित ने एक नज़र नित्य को देखा, फिर स्नेहा को। उसे लगा कि शायद नित्य स्नेहा को पसंद नहीं करती है। वही ने भी ये देखने के अपने चेहरे पे उदासी भरे एक्सप्रेशन के साथ स्नेहा बोली, दी, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसकी बात सुन नित्य ने उसको एक नज़र देखा और फिर लंच को कंटिन्यू करते हुए बोली, स्नेहा, शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन हम लोग 6 महीने बड़े छोटे हैं और तुम मुझसे बड़ी हो, इसलिए मैंने तुम्हें दी बोलने से मना किया है। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? उसके बाद वो अपने हाथ में पकड़ा लंच बॉक्स को आगे करते हुए बोली, नित्य, मैंने शेफ से बोलकर हम सब के लिए लंच मंगवा लिया है। उसकी बात सुन रक्षित बोला, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें एक बार एच लोगों से पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों अभी जस्ट अपना लंच खत्म किया है जो मोक्ष लेकर आया था। वो मोक्ष के सामने खुद को एक अच्छी बहन एक रूप में पेश करना चाहती थी। वही नित्य को उसके सामने गिरना पर अफसोस, कुछ चाहत कभी पूरा नहीं होता। लंच तो बस बहाना था। उसको तो नित्य के या तो करीब जान था या फिर लोगों की नज़र में गिरना। नित्य, बहुत स्मार्ट हो तुम, मेरी हर एक बाजी को पलट दे रही हो या फिर बच रही हो, लेकिन कब तक? फिर आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोली, अब तक तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सिंघानिया परिवार से दूर के मार दूंगी, लेकिन अब तो मैं सभी से दूर भी करूंगी और मारने की जगह अब तुम्हें कैद करूंगी। आखिर ना जाने कितने साल से हम तुम्हें रहे थे और देखो अब तो तुम खुद हमारे पास आ गई हो। ये सब वो अपने मन में बोल रही थी। इस वक्त उसके होठों डेविल स्माइल आ जाती है। नित्य मोक्ष और रक्षित के साथ बाहर आ जाती है। उनके पीछे पीछे स्नेहा भी आ जाते हैं। स्नेहा नित्य की तरफ देखती है, फिर कुछ सोचकर बोली, बिग ब्रा, मुझे घर जान, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? आपको पता है न, मुझसे ड्राइविंग अभी नहीं आती है। उसकी बात सुन रक्षित बोला, ठीक है चलो। उसके बाद वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, बच्चा, तुम्हें भी घर जाना चाहिए, वैसे भी आज तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसकी बात सुन नित्य ने जवाब दिया, भाई आप लोग जाओ, मैं अभी यहाँ रुकना चाहती हूँ। रक्षित कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी मोक्ष बोला, भाई आप जाओ, मैं नित्य के साथ यहीं पे हूँ। मोक्ष की बात सुन रक्षित चला जाता है। आखिर अब वो नित्य का फियान्से है। ऊपर उसने देखा कि कैसे नित्य का ख्याल रखता है। वही उसके बगल में खड़ी स्नेहा नित्य को देख रही जैसे अभी उसको आंखों से भस्म कर देगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा देती है। रक्षित मोक्ष को आंखों ही आंखों में धमकी देते हुए बोला, मेरी बहन से दूर रहना समझ, उससे चिपकने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, वो अभी छोटी है। उसकी आंखों की धमकी समझकर मोक्ष ने अपने होठ पे हल्की मुस्कान आ गई। वो अपने बड़े साले का कुछ कर भी नहीं सकता था। रक्षित स्नेहा को लेकर चला जाता है। हालांकि उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अभी कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप चली गई थी। लेकिन उनकी आंखों में एक गुस्सा और नफरत की ज्वालुखी थी। उन दिनों के जाते हो नित्य मोक्ष की तरफ मुड़ी और बोली, आई थिंक अब तुम्हें भी जाना चाहिए, वैसे भी तुम्हें टाइम की बहुत सारी शॉर्टेज होगी न। उसकी बात सुन मोक्ष ने नित्य की कमर को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी 2 उंगली से नित्य की चीन को पकड़ लेता है और बहुत ही सेडिक्टिव टोन में बोला, निया, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी कंपनी को भी छोड़ के हाउस हस्बैंड बन सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास बहुत पैसे, जिसे मैं और तुम और हमारे बच्चे हमेशा एक हैप्पी फैमिली की तरह रह सकते हैं। ये सब बात बोलते हुए उसके नज़र नित्य के होठ पे, तो वही उसकी ग्राम सांसें नित्य अपने चेहरे पे फिल कर सकती थी। जब नित्य ने मोक्ष की नज़र को अपने होठों पे महसूस किया तो उसके चेहरे लाल हो गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नित्य को ऐसा लग रहा जैसे उसका दिल कभार भी उसके मुंह से बाहर जा जाएगा। आंजने में ही सही उसके हाथ, जो कि मोक्ष के हाथ पे, वो दिल पे रख लेती है।
उसकी पलक अपने आप झुक गई क्योंकि मोक्ष की करीब के रजिस्ट से बाहर थी। वो अब तक समझ चुकी कि वो इस इंसान के करीब आकर सब कुछ भूल जाती है। वही उसके रिएक्शन को देख मोक्ष मुस्कुरा देता है। वो अब धीरे धीरे नित्य के होठों की तरफ झुकने लगता। नित्य भी एपीजे आंखों को बंद कर लेती है। वो अभी नित्य के होठों को छू भी पता उससे पहले उसका फोन बजा, जिसे वो एक पल के लिए अपनी जगह रुक जाता है। नित्य भी अपनी आंखों को खोल के उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन मोक्ष फिर एक उसको अपनी ओर खींच लेता है और फिर से नित्य के करीब जाने लगा कि एक बार फिर से उसका बाजा उठा। उसने गुस्से से बोला, व्हाट द है किसी के सत्व। उसने गुस्से से फोन को पिक किया और झुंझलाहट के साथ बोला, मयंक अगर बात जरूरी नहीं हुई तो याद रखना, मैं तुम्हारी 1 साल की सैलरी को ट्रस्ट में दे दूंगा और तुम्हें उसके पास भेज दूंगा। उसकी बात सुन मयंक ने हड़बड़ाते हुए बोला, बॉस हमने उन लोगों के बारे में पता कर लिया जिन्होंने लेडी बॉस के साथ उस वक्त गलत करने की कोशिश की थी। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, ओके फाइन, उसकी बात का मतलब समझ। मयंक कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला, लेकिन इसके साथ वो चुप हो गया। लेकिन क्या मोक्ष ने अपनी बुहें उठाती और बोला, मयंक अगर तुम्हें सस्पेंस क्रिएट करने में इतना मजा आता है तो चलो मैं तुम्हें ब्लैकी के पास भेज देता हूँ। सच में तुम्हें उसके साथ रहने में बहुत मजा आएगा। अब तो मयंक ने बिना ब्रेक के बोला, बॉस वो लोग इस वक्त दूसरे कंट्री में हैं, हम उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी हम उन लोगों को आपके सुने पेश कर देंगे। हम बस कुछ टाइम दे दो। उसकी बात सुन मोक्ष ने सिर्फ 2 बोले, 24 घंटे। उसकी बात सुन दूसरे साइड खड़े का मुंह खुल गया। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन फिर उससे ब्लैकी का चेहरा याद आ गया और उसके आवाज उसके गले में अटक गई। वो अपने आप से बोला, ये क्लूस इंसान खुद को समझा क्या है। बोल तो ऐसे रहा जैसे ये हलवा बनाने का काम है जो चुटकी में बन के इसके सामने आ जाएंगे। वैसे तो मैं तुम्हारा बॉस हूँ और एक बात, मुझे हलवा चुटकी में बनाना आता है। अगर तुम्हें सीखना है तो मेरे हेल विला आ जाना। ब्लैकी तुम्हें बनाना सीखा देखा। इसी के साथ वो अपना फोन रख देता है। मयंक अपने बॉस की बात सुन सदमे था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उसके साथ नाइंसाफी की हो। आखिर उसके बॉस मन की बात कैसे पढ़ लेते हैं। वही उसके बगल में बैठ डिटेक्टिव जो कि जय और प्रेम के बारे में पता कर रहा था, वो मयंक को इस तरह देख रहा जैसे पूछ रहा कि बॉस ने क्या जवाब दिया उसके काम को सुन। लेकिन जब उसे मयंक की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो उससे कंधे से पकड़ हिलाते हुए बोला, अबे साले कौन सी महबूबा का ख्वाब में डूबा हुआ। उसकी बात सुन मयंक ने उसके कंधे से हाथ को झटकते हुए बोला, ओए ज्यादा मत बोल। बॉस ने ऑर्डर दिया कि हमें सिर्फ 24 घंटे दिए हैं उन्हें दुनिया के किसी भी देश से ढूंढ निकलने के लिए, इसलिए जल्दी से पता कर वो दोनों गधे के बच्चे किधर है जिन्होंने ने बचपन में हमारी लेडी बॉस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, वरना वो हमें ब्लैकी के पास फेंक देंगे। उसकी बात सुन अब तो उस लड़के को भी पसीना आने लगा है। वो जल्दी से अपना लैपटॉप उठाता है और काम में लग जाता है। उसके काम में लगी देख वो भी अपना काम करने लगा। इधर जब मोक्ष ने फोन कटा फिर सामने की तरफ देखता है जहां पे कोई नहीं था। उसका इतना अच्छा नॉमिनेट खराब हो गया था। उसने सोच लिया कि इस बार वो मयंक को अच्छा सबक सिखाएगा। दूसरी तरफ रक्षित कार ड्राइव कर रहा, वही स्नेहा पैसेंजर सीट पे बैठी हुई थी। तभी उसके कान में रक्षित की आवाज आई, क्या तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो गई है। उसकी बात सुन स्नेहा बोली, जी भाई लगभग हो गया है, बस कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसकी बात सुन रक्षित बोला, ठीक है। फिर वो अपना उठा किसी को कॉल करता है और बोला, अमित जल्दी से सिंघानिया पैलेस आओ, तुम्हारे लिए एक काम। ओके बॉस। दूसरी तरफ से आवाज आई। थोड़े टाइम में वो लोग सिंघानिया पैलेस पहुंच गए। रक्षित और वो जैसे ही हॉल में आए वैसे ही उनकी मुलाकात अमित से हुई। स्नेहा अमित के पास आए और बोली, भाई आप तो बहुत दिन बाद आए हो, आप क्या आपको मेरी याद नहीं है। उसकी बात सुन अमित बस ऊपर से मुकरा दिया लेकिन बोला कुछ नहीं। उसको ये लड़की हमेशा से 2 चेहरे वाली लगता थी, लेकिन वो उसका कुछ कर नहीं सकता था। उसको कभी भी ये बात समझ नहीं आई कि ये लड़की कंपनी के एम्प्लॉय को नीची नज़र से देखती, लेकिन वो हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव क्यों करती थी। रक्षित स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, स्नेहा तुम्हें हमेशा से ही अब्रॉड पढ़ने का सपना देखा था ना, इसलिए मैंने तुम्हारी अब्रॉड में पढ़ने का इंतज़ार कर दिया है। तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के बाद तुम्हें अब्रॉड के यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। उसकी बात सुन स्नेहा के होश उड़ गए। लौकिक फिर जल्दी ही खुद को संभाल के बोली, नहीं भाई मैं जान चाहती लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस वक्त मेरी फ्रेंड्स भी अब्रॉड जाने का प्लान कर रही, इसलिए मैं भी जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन अब वो अब्रॉड नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जहां पढ़ना है पढ़ो। पल्हारी वो अमित की तरफ इशारा करते हुए बोला, अमित तुम्हें अच्छे से पढ़ा देगा, तुम्हें जो भी चीज़ पूछना है वो तुम अमित से पूछ सकती हो। उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। वही उसके जाते ही स्नेहा चैन की सांस लेती है।
अभी उसका मकसद अब्रॉड में पढ़ाई नहीं बल्कि नित्य थी। उसको नित्य को अपने वश में करना था। ऊपर से उसकी फैमिली उसके गैर मौजूदगी में नित्य और करीब आ सकती है, जो उससे नहीं होने देना था। नित्य को उसी की फैमिली से दूर करना था उससे। तभी उसके कान में अमित की आवाज़ आई, स्नेहा तुम्हें जाके फ्रेश हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम अपने डाउट लेकर लिविंग रूम आ जाना, हम यही पढ़ाई करेगी। उसकी बात सुन स्नेहा अपना सर हिला देती है। वो अभी जाती रही कि तभी उसको नज़र आशीष की ओर चली जाती है, जो कि इस वक्त घर में ही आ रहा था। वो कुछ सोचकर आशीष के पास जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और बहुत ही प्यार से बोली, आशीष भाई। ये पहली बार था जब उसने आशीष को भाई बोला था, लेकिन फिर आशीष को उसका भाई शब्द सुन के कुछ अजीब लगा। वो अपने मन में बोला, मैंने सुना है चुड़ैल अपना शिकार करने से पहले अपने शिकार से प्यार से बात करती है और फिर उन्हें अपने वश में कर लेती है। क्या इसका भी कुछ ऐसा ही इरादा है? उसका तर्क सही था, लेकिन उसको नहीं पता था कि स्नेहा उससे क्या करवाना चाहती है। इसलिए वो उसकी तरफ देखता है, फिर अपने आसपास देखता है, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता है। वो सोचता है कि आसपास तो कोई नहीं, फिर ये इंसान के रूम में घूम रही पिशाचनी मुझे से प्यार के दो बोल बोल रही है। हो ना हो कुछ तो बात है, लेकिन क्या? स्नेहा ने उसकी तरफ देख। आशीष हजार चीज सोच रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन पे अपनी सोच को हावी नहीं होने दिया। स्नेहा ने उसकी तरफ देखते हुए बोली, भाई मुझसे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी आपकी इंसल्ट नहीं करूंगी और ना आपको कभी नीची नज़र से देखूंगी। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप ड्राइवर के बेटे हैं, आप सिंघानिया परिवार का फ़ायदा उठा रहे हैं। उसकी बात सुन आशीष बोला, ये मुझसे से माफ़ज मान रही है या फिर मेरी बेइज्जती कर रही है? वही स्नेहा ने जानबूझकर पहले माफ़ी मांगने का नाटक किया और बाद में उसकी बेइज्जती करने लगी थी। वो अभी आगे कुछ बोलती, आशीष बोल, देखो स्नेहा, अगर तुम ये नाटक करके ऐसा लग रहा कि मैं तुम्हारे बारे में अपने ख्याल बदल दूंगा तो तुम गलत हो, क्योंकि मुझे पता है ये तुम्हारा कोई नया नाटक है। इसलिए अच्छा यही होगा कि मुझसे से दूर रहो, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बोल वो अपने कमरे में चला जाता है। उसको जाते देख स्नेहा को गुस्सा आने लगा था। वो सच में उसका सोच अपने लिए बदलना चाहती थी ताकि वो स्नेहा के सामने उसके बदले बिहेवियर के बारे में बात करे, लेकिन लगता है उससे ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसी टाइम उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि उसको राहुल कॉल कर रहा था। उसने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से राहुल को आवाज़ आई जो बोला रहा था, स्नेहा क्या तुम आज होटल चलोगी? उसकी बात सुन स्नेहा ने जवाब दिया, मैं नहीं आऊंगी, आज अपनी नींद किसी और से पूरी करवा लो। उसके बाद वो फ़ोन की टफ नहीं देखती है। तभी उसने देखा कि रक्षित अब सीढ़ी से उतर रंग था। वो जल्दी से उसके पास गई और बोली, बिग ब्रो आप कहीं जा रहे हो आप? उसकी बात सुन रक्षित बोला, हाँ दादी माँ को होश आ गया है, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तभी राधिका जी और ऋषभ जी भी हाल में आ गए और उन्होंने ने भी रक्षित की बात सुन ली थी, इसलिए वो दोनों भी उसके साथ जाना चाहते थे। इसलिए रक्षित ने भी हाँ कह दिया। उसके बाद वो जाने को हुए थे कि तभी स्नेहा बोली, बिग ब्रो मेरा वेट करिए, मैं भी चलूंगी, आखिर मुझे भी तो उनसे मिलना है। उसकी बात सुन रक्षित बोला, स्नेहा जाओ और स्टडी करो, परसों तुम्हारी एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए उसकी तैयारी करो। वैसे भी मैं सिर्फ घर पे फ्रेश होने आया और तुम्हें घर आना था एग्जाम की तैयारी करने के लिए। उसकी बात सुन स्नेहा बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह बात और मूड के अपने कमरे में चली गई। उसने तो बस फॉर्मेलिटी को पूरा करना का, वैसे भी उसे उस बुढ़िया और बुढ़े में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्नेहा सीधे वॉशरूम में चली गई और फ्रेश होने लगी थी। वो शॉवर के नीचे खड़ी अपने बालों में हाथ को फेर शॉवर के पानी को अपने चेहरे पे महसूस करने लगी। उसके दिमाग में कुछ चल, लेकिन क्या ये बस वही जनता थी? थोड़े टाइम बाद वो वॉशरूम से बाहर आए और किसी को कॉल किया और बोली, मेरे घर आओ। उसके बाद उसने फ़ोन कट कर बैग पर देख दिया और एक टॉवल लपटे बेड पे लेट गई। इस बात से अनजान किसी की दो जोड़ी आंखें उसके ऊपर बनी हुई थी। ये कोई और नहीं बल्कि नित्य थी। उसका दिल तो कर रहा था कि वो अभी इस वक्त स्नेहा को घर से बाहर देख दे, लेकिन ये सब करके वह खेल बिगड़ना नहीं चाहती थी। स्नेहा लोगों को जैसे खुद को दिखाती थी वो असल में वैसे नहीं थी, इसलिए उसे उसके ऊपर नज़र रखना था, जिसे वो बाखूबी कर रही थी। लेकिन इस बीच वो बेदी परिवार को नहीं भूली थी। उनके किसी को कॉल किया तो दूसरी साइड से जवाब आया, बॉस मास्टर ने घर छोड़ दिया है आज उनका, और सलोनी जी का बहुत ज़्यादा बहस हुआ है और सलोनी जी इसका कारण आपको मानती है। क्या हाल उनकी कंपनी का? बॉस महेश बेदी किसी न किसी से बार बार मिलने जा रहे हैं। वही सलोनी जी और शिवानी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपके भाई घर छोड़ के गए हैं, लेकिन माँ बेटी के चेहरे पे शिकन के कोई निशान नहीं था। मास्टर भी अपने बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, उनकी कंपनी की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी बात सुन नित्य मुस्कुराए। आखिर उसके पिछले जन्म में सत्यम ने अपनी कंपनी को टॉप 3 में लाने की बहुत मेहनत की। वही उसके एक्सीडेंट के बाद उसकी मेहनत और उसके सपने को शिवानी ने चुरा लिया था और नित्यम, जो कि सत्यम और नित्य को मिलकर बना था, उसको चेंज करके अपने नाम रख दिया था।
जब नित्य ने ये सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया था। अगर एक यौक से देख जाए तो दोनों भाई बहन ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया था। नित्य ने कभी भी सामने से ना सही, लेकिन पीछे से वो हमेशा उसकी मदद करती थी। आज भी उसने बिना बातें ही उसके कमानी के संभल रही थी। नित्य अभी अपनी सोच में गुम थी कि तभी एक नर्स उसके पास आते हुए बोला, मिस नी, आपकी दादी को होश आ गया है। उसकी बात सुन नित्य ने बस अपना सर हिला देती है। उसके बाद वो अपनी जगह से खड़े हो उस तरफ चली जाती है जहाँ पे उसकी दादी का वार्ड होता है। नित्य वार्ड के कांच के विंडो से अंदर की तरफ देखती है जहाँ पे एक बूढ़ी औरत एक नर्स के सहारे पानी पी रही थी। उनके सर पे एक छोटी सी बैंडेज लगा हुआ था, उनके लेफ्ट हैंड में प्लास्टर लगा हुआ। नित्य ने दादी जी का चेहरे को पहली बार देखा था। उसके चेहरे पे बहुत तेज, उसके आसपास का और किसी का भी दिल जीत सकता इतने चोट लगे होने के बाद भी उनके होठों पे इन हल्की मुस्कान और आंखों में चमक थी। नित्य बस उन्हें देखते रह गई। आज नित्य को पता चला कि डैड बिल्कुल उसके दादी जी के ऊपर गए हैं। उनकी भूरी आंखें, उनके नाक ये तक, उनके होठों मन पड़ेगा। डैड को उनके फीचर उनके विरासत से मिली थी। तभी दादी जी की नज़र बाहर खड़ी नित्य पे गई, जिन्हें देखते ही उनके चेहरे पे एक बड़ी मुस्कान आ गई। उन्होंने हाथ के इशारे से नित्य को अंदर बुलाया। नित्य ने उनके इशारे को देख अंदर चली गई। उन्होंने इशारे से नित्य से उसके बारे में पूछने लगी। उनके इशारे का मतलब समझ नित्य ने जवाब दिया, मेरा नित्य है। उसकी बात सुन दादी ने अपने एक हाथ से इशारा किया, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, क्या तुम्हें अपने नाम का मतलब पता है? नित्य ने अपना सरनामे हिला दिया। उसकी बात सुन दादी ने अपने हाथ से कुछ इशारा की जिसमें उन्होंने बोला, हमेशा प्रैक्टिस करने वाला इंसान जो कुछ न कुछ करता है। दादी के इशारे को साझा नित्य को अब समझ आ चुका था को वो बोल नहीं सकती है। नित्य अपने ट्रेनिंग कैंप में बहुत चीज सीखी, जिसमें से एक साइन लैंग्वेज में बात करना और समझना भी था, जो कि नित्य बखूबी समझ रही थी। वही अब तक सिंघानिया परिवार वहां आ चुका था। वो लोग वार्ड के बाहर से नित्य और दादी माँ को देख रहे थे। नित्य ने दादी माँ से बोली, आप और आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट कैसे हुए था? नित्य की बात सुन अब दादी माँ को अपने पति का ख्याल आया। उन्होंने नित्य को जवाब देने से पहले इशारे से सवाल किया, वो किधर है और उसकी हालत कैसी है? उनका इशारा देख नित्य बोली, आप दोनों एक दूसरे से बहुत करते हैं न, इसलिए आपके पति इस वक्त आपके बगल में है। उसके बाद उसने बीच में लगे पर्दे को हाथ दिया। सामने बेड पे बेहोशी के हालत में अपने पति को देख दादी माँ की आंखों से आंसू आने लगा। उन्होंने नित्य को इशारे से पूछा, उनकी हालत कैसी है अब? नित्य ने जवाब दिया, बिल्कुल आपकी तरह ये भी फिट एंड फाइन है, बस ये आपसे ज़्यादा बुरे हैं न, इसलिए उन्हें होश आने में अभी लगभग 24 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद आप उन्हें बोलना कि अगली बार ऐसे ड्राइव न करे। उसकी बात सुन दादी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम यहाँ किसके साथ आए हो? नित्य भी कोई उनके इशारे का जवाब देती उससे पहले ही पीछे से आवाज आई, माँ आपको होश आ गया? राधिका जी अब खुद को रोक नहीं पाए और जल्दी से वार्ड के अंदर आ गई। उनके पीछे पीछे ऋषभ जी, रक्षित और आशीष आके खड़ा हो गया। वही वार्ड के बाहर खड़ा मोक्ष बस सबकी देख रहा था। उसके बाद वो हॉस्पिटल से निकल जाता है। उसको अभी एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए उसने नित्य को मैसेज के जरिए ये बता दिया था। नित्य ने भी देखा, उसके बस एक ओके का इमोजी भेज दिया। इधर राधिका जी दादी माँ के गले लग तो रही थी, जिसे देख दादी माँ ने उनकी पीठ पे हाथ फेर दिया। फिर उन्होंने ऋषभ जी की तरफ इशारा किया, अरे नालायक बेटा, तेरी बीवी रो रही है और तू मूर्ति बनके खड़ा है। इसी के साथ उन्होंने अपने राइट साइड से एक खाली ग्लास उठा के उनके ऊपर फेंकने की धमकी दी। उनकी धमकी को समझ ऋषभ जी जल्दी से आगे जाके उन्हें कंधे से पकड़ लेते हैं और उनसे दूर करते हुए बोले, राधिका देखो, माँ को अभी अभी होश आया है न, अगर तुम उस तरह रोटी थी तो इसका असर माँ की हेल्थ पे भी होगा ना। उन्होंने ने एक नज़र पूरे कमरे में घुमाई कि तभी उनकी नज़र रक्षित पे गई। उन्होंने रक्षित को अपने पास बुलाया। रक्षित भी अपनी दादी माँ के पैर के सामने खड़ा हो गया और उनके पैर को छूते हुए बोला, नमस्ते दादी माँ। अपने पोते के संस्कार देख दादा माँ मुस्कुरा दी। उन्हें आजकल के ही हेलो वाले चीज़ें से ज़्यादा हमारी संस्कृति से प्यार रहा, इसलिए उन्होंने अपने सभी पोते और पोतियों को ऐसे संस्कार दिए थे। दादी माँ रक्षित को अपने पास बुला उसके सर और हाथ रख देती है और मन ही मन उसके लिए बहुत सारी बीकेसी देती है। वही आशीष भी उनके पैर छू लेता है तो दादी जी उसके सर ओ हाथ फेर देती और उसके लिए भी दुआ करती है। वैसे भी अपने से बड़े को रिस्पेक्ट देना हमारा सबसे पहले कर्तव्य होता है। दादी माँ ने देख कि अब वार्ड में कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने राधिका जी की तरफ इशारे करते हुए पूछा, स्नेहा कहाँ है और हमारी घर लौटी पोती कहाँ है? हम उन्हें देखना चाहते हैं। उनकी इशारा का मतलब समझ राधिका जी खुश होते हुए बोली, माँ आप इतने टाइम से जिस लड़की से बात कर रही थी वही है आपकी असली पोती और सिंघानिया परिवार की बेटी। इसी के साथ उन्होंने नित्य को आगे कर दिया, जो कि उन लोगों के आने के बाद कमरे में एक साइड चली गई थी।
वही जब दादी माँ में ये सुन कि वो अब तक जिस लड़की से बात कर रही वो उनको पोती है तो उन्हें खुशी हुई थी, क्योंकि नित्य से बात करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने ने उसकी कोल्ड आंखों देखा जिनमें कोई इमोशन नहीं था, जिस कारण उन्हें थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उन्होंने नित्य को पाने पास बुलाया और उसको इशारा करते हुए बोली, सॉरी बेटा, हमारी लापरवाही के कारण तुम्हें इतने साल तक हम लोगों से दूर रहना पड़ा। हम लगा कि हम लोगों ने तुम्हें खो दिया है, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई ने ये साबित कर दिया कि उसका भरोसा सच्चा था। उन्होंने ने कभी भी आपको वापस लाने की कोशिश नहीं छोड़ी थी, इसलिए शायद आज तुम ये पे हो। उनकी बात सुन नित्य ने रक्षित की तरफ देख। पास में बहुत ज्यादा गलत थी अपने इस भाई को लेकर, जिसने गणेश उसके वापस आने की राह देखी थी, और वो जब वापस आई भी तो उसने इस भाई से बेर कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने स्नेहा पे भरोसा किया। उसने सोच लिया वो स्नेहा को बहुत दर्द देगी, उसको धीरे धीरे कमजोर कर देगी। वो अभी अपनी सोच में हम कि तभी उसके कान में फोन की रिंगटोन सुनाई दी। नित्य ने सबको पिक करके आने का बोल वहां से बाहर की तरफ जाने लगती है। नित्य बाहर आके जैसे ही फोन पिक करती है, दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आती है जो बोल रहा था, बॉस आज रात टाइगर गैंग और वुल्फ गैंग एक साथ दो स्मगलिंग करने वाले, और दोनों जो स्मगलिंग एक ही टाइम से दो अलग अलग जगह करने वाले। ठीक है, ये शब्द बोल के नित्य ने फोन रख दिया। इस वक्त उसके चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। वो वापस वार्ड में चली आती है। थोड़े टाइम बाद नित्य अपनी कार में बैठी थी, कहीं जा रही। उसने किसी को कुछ मैसेज किया और अपनी कार को एक जगह रोक दिया। ये एक शॉपिंग मॉल था। नित्य ने अपने देख जहां पे इस वक्त दो लोगों का ग्रुप था, उसमें से एक ग्रुप को पहचानती थी और दूसरे को नहीं। नित्य अपनी कार से उतर सीधा मॉल में चली जाती है और वह से एक क्लॉथ्स के स्टोर में चली जाती है। नित्य जैसे उस स्टोर में एंटर करती है, एक सेल पर्सन उसके हाथ में पैकेट दे देता है। नित्य उस पैकेट को लेकर अंदर चली जाती है। वही वो दो लोगों का ग्रुप अभी भी नित्य की ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते वो लोग उस स्टोर के सामने आ जाते हैं। वो लोग अब उस अंदर जाके के उस स्टोर में नित्य को ढूंढने लगते हैं। तभी एक लड़की उनके सामने से गुजरती। उसके चेहरे पे मास्क था, आंखों पे गोगल और सर पे हट था। वो लड़की ने खुद को ऊपर से नीचे तक खुद को ढक रखी थी। तभी वो अनजान लोग जिन्हें वो नहीं जानती थी, वो लोग उस लड़की को रोक लेते हैं और उसको मास्क और गोगल को उतारने के लिए कहते हैं। वो लड़की पूरे कॉन्फिडेंस से उन लोगों की तरफ देखती है और एक शब्द में जवाब देती है, नहीं। तभी वो आदमी उसके सर पे गन लगा देता है और बोला, अब तो तुझे निकलना होगा वरना देख लेना। वो अभी आगे कुछ लोग आके उन लोगों के ऊपर गन तान देते हैं। ये नित्य के आदमी थे जो इस स्टोर में काम करते थे। तभी एक आदमी आगे आते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नियति स्टोर के ऑनर से ऐसे बात करने की। नित्य उन्हें ऑर्डर देते हुए बोली, बाहर फेंको इन लोगों स्टोर से। उसकी बात सुन सब लोग एक साथ बोले, ओके बॉस। उसके बाद नित्य वहां से निकल जाती है और एक ब्लैक रोल्स रॉयल में बैठ जाती है। वही वो आदमी के ग्रुप जिन्हें कुछ टाइम पहले ही वहां से निकल गया था, वो लोग उसको दूसरे कार में जाते देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये वो लड़की नहीं है जिसको इन्हें किडनैप करना था। वही वो आदमी के ग्रुप जिन्हें नित्य पहचानती थी, वो उनके हेड को एक मैसेज कर देती है, जिसे पढ़ के उनके चेहरे पे हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उन्हें डर था अगर उनके बॉस को पता चल कि छोटी मिस नहीं मिल रही तो वो उन्हें छोड़ेगी नहीं। वही नित्य ने गार्ड्स को मैसेज करने के बाद रक्षित को कॉल किया और बोली, भाई मैं आज रात घर नहीं आ पाऊंगी, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है इसलिए मैं उसके घर जा रही हूँ। उसके बाद वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके किसी को दे देती है और बोली, याद रखना सब कुछ प्लान के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में कुछ बच्चों को बांध के रखा गया था। वो सभी बच्चे बहुत ही बुरी तरीके से रो रहे थे। उन सभी के चेहरे पे डर था। एक लड़का अपने बगल वाले लड़के को पकड़ के रोते हुए इसे बोला, भाई मुझे डर लग रहा, क्या आज हम मर जाएंगे। ये बोलते वक्त उसकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू बह रहा था। उसकी बात सुन उसके बगल में बैठा 7 साल का लड़का अपने से छोटे 5 साल के भाई को दिलासा देते हुए बोला, छोटे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना और भगवान जी हमें बचा लेंगे। तुम्हें याद ना मम्मा क्या कहती थी, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आशु उस बच्चे की भी आंखों में था डर, उसको भी लग रहा था, लेकिन सिर्फ अपने भाई के लिए उसने हिम्मत दिखाई थी। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और कुछ लोग अंदर आए। बॉस इस रूम में 300 बच्चे हैं। उनकी बात सुन उनका बॉस बोला, अच्छा काम किया है तूने, बहुत जल्द इन्हें शिप में डाल दो। एक बात याद रहे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने उन्हें वादा किया है 300 बच्चे देने का। उनकी बात दोनों बच्चे सुन सकते थे, लेकिन वो लोग कुछ कर भी सकते थे। आखिर उसने कितनी बार उन लोगों के पैर पकड़े थे उन्हें ये से जाने देने के लिए, लेकिन वो उसके भाई को मरते थे, इसलिए वो इस बार चुप था। उसकी आंखों में गुस्सा था और एक आग थी। अचानक जो पूरी जगह शांति फैल गई थी, वो अभी बच्चे अचानक ही चुप हो गए।
और उनके आंखों में एक चमक दिखाई दी। वही सभी बच्चों को एक साथ शांत होते देख और उनके चेहरे पे हल्की मुस्कान देख वो दोनों आदमी जो उनके सामने खड़े थे वो लोग समझे में पड़ जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी पीछे घूमता रह देखता है। उसके सामने दी लोगों चेहरे पे मास्क लागे खड़े थे। उनके मास्क पे DQ का लोगो बना हुआ था, जिसे देख उन दोनों पसीने आने लगे थे। वो दोनों आदमी जल्दी से अपने पास से गन निकल उन दोनों पे निशाना लगा देते हैं। उनके हाथ गन को पकड़ते वक्त कँप रहे थे। वही उनके कपटी हाथों को देख वो दोनों आदमी मुस्कुरा देते हैं। वो दोनों लड़के उन बच्चों की तरफ देखते हुए बोले, बच्चों चलो लुका छुपी खेलते हैं। आप लोग ये से निकल कर जाके जो बलिए वन दिखेगी ना आपको उसमें ही छुपना है। जो भी वन के अलावा कहीं और छिपेगा उसको हम लोग यही छोड़ देंगे। उसकी बात सुन सभी बच्चे एक फिर से डर जाते हैं। तभी उस लड़के साथ आया दूसरा लड़का उसके सर ले तापली मरते हुए बोला, साले हम ये बच्चों को बचाने आए हैं ना कि उन्हें डराने। फिर वो इंसान बच्चों की तरफ रुक कर के बोला, बच्चों जाओ आप लोग उस वन में बैठ जैक हम आप लोगों आपके घर छोड़ेंगे। उसकी बात सुन सभी बच्चे वह से निकलने लगे थे। वो दोनों बच्चे में से वो साथ का बच्चा अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ खड़ा हो गया। तभी वह पे एक लड़की एंट्री हुई। उस लड़की के पूरे चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। वो लकड़ी बहुत ही रोक से चलते हुए अंदर आती है और वह रखे एक कुर्सी पे बैठ जाती है। वो इन मामूली कुर्सी थी लेकिन फिर भी उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो क्वीन की कुर्सी हो। वो दोनों आदमी जो बच्चों की ट्रैफिकिंग करने वाले थे अब उसके पैर को पकड़ गिड़गिड़ा रहे थे और खुद को छोड़ने की भीख मांग रहे थे। तभी उस लड़की साथ आए हुए लड़के उन दोनों को एक एक मरते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेविल क्वीन को टच करने की? तुम जैसे बुरे लोगों को कोई हम नहीं है हमारे क्वीन को टच करने की। जो दोनों बच्चे एक साइड खड़े थे वो ये सब देख रहे थे क्योंकि कुछ समय पहले उस कंडीशन में वो लोग थे और अब ये लोग। उस लड़के ने उस लड़की को देखा जो उस आदमी के चेहरे को अपने परी से ऊपर की और बोली, एक बच्चे भी तो तेरे सामने भीख मांग रहे थे और तुम उन्हें बेचने की तैयारी कर रहे हो। इसी के साथ वो उन्हें एक लॉयर देती है। उस जगह पे अंधेरे होने के कारण कोई भी उन दोनों बच्चों को नहीं देख पा रहा था। उसमें से 7 साल वाला लड़का अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ वहां से ले जाता है। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे वो लड़का अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ उस जगह से बाहर आया। उसने देख सामने एक वन है जहाँ पे सभी खुशी खुशी उसमें जा रहे थे। उन्हें देख उस लड़के को आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी नज़र एक रेड कार पे चली जाती और वो अपने भाई का हाथ उसके पास चला जाता है और उसकी दूर को खोल उसमें चुप जाता है। इस बीच उस लड़के ने अपने भाई का हाथ नहीं छोड़ा था। जब उसका भाई ये देखता तो बोला, अंश भाई हमें कार में नहीं वैन में जाना है, वो हमें हमारे घर छोड़ देंगे। उसकी बात सुन अंश बोला, नहीं छोटे वो हमारा घर नहीं है। अगर वो हमारा घर होता, अगर वो हमारे अपने होते तो वो कभी भी हम लोग इन्हें सेल नहीं करते हैं। इसलिए जब अब हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है तो ये जो लोग आज हमें बचाए हैं ना हम उनसे हेल्प मांग लेंगे। अगर इन्होंने हमें हमारे घर छोड़ा तो वो लोग हमें फिर से सेल कर देंगे। इसलिए अभी हमें यही छुपना होगा। अगर उन लोगों ने हमें कार में देख लिया तो वो हमें वापस घर भेज देंगे। इसलिए अब यही छुप जाते हैं। अपने बड़े भाई की बात सुन वो लड़का बोला, ठीक है भाई हम उनसे हेल्प मांग लेंगे। तभी उस छोटे लड़के की नज़र सामने की तरफ जाता है जहाँ पे कुछ चिप्स के पैकेट्स रखे हुए थे जिन्हें देख वो लड़का अपने बड़े भाई को देखते हुए बोला, भाई मुझे भूख लगी, क्या आप मुझे वो चिप्स दे सकते हैं? उसकी बात सुन अंश बोला, छोटे हम ये ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, इसलिए अभी कुछ देर बार बर्दाश्त कर लो, उसके बाद हम इसी तरह बिना किसी से कुछ पूछे उसके सामान को नहीं ले सकते ना। इधर अंदर इस वक्त DQ के सामने वो आदमी घुटने के बल बैठे हुए थे कि तभी DQ के आए। वो दोनों लड़के में से एक का फोन बजा। उसने जल्दी से फोन को पिक किया और स्पीकर पे कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस मिशन सक्सेसफुल। उसी बात सुन सामने चेयर पे बैठी DQ के होठों पे डेविल मुस्कान आ गई। उसने फोन पे जवाब दिया, सभी के पीसेस करके इन्हें वही पार्सल कर दो जहाँ पे ये लोग बच्चों और उन लड़कियों को कर रहे थे। उसकी बात सुन सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। डार्क वर्ल्ड में अगर कोई अपनी क्रुएल्टी को लेकर सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान था तो वो DQ थी, उसके बाद किंग। कुछ लोग तो उसे डेथ ऑफ क्वीन भी बोलते थे। अपना फरमान सुन DQ वह से निकल जाती है और जाके उस रेड कार में बैठ जाती है और वहां से निकल जाती है बिना ये जाने उसकी कार में इस वक्त 2 लोग आराम से सो रहे थे। उसने अपनी मोबाइल में कुछ टाइप किया और टाइम देख अपनी कार स्टार्ट कर दी। 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद उसकी कार डार्क हेवन के बाहर रुकी और वो कार से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे 2 और परछाई बाहर आए और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे विला के अंदर चले गए। वही गेट पे खड़े गार्ड्स ने जब उन्हें अपनी बॉस की कार से निकलते देख उन्हें नहीं रोकते हैं। वही दोनों भी DQ के पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं। DQ सीधा हॉल से होते हुए ऊपर अपने रूम में चली जाती है। उसने अब तक अपने चेहरे पे से मास्क हटा दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि नित्य थी।
वही जब अंश और वंश उसे ऊपर जाते देखते तो वो दोनों वही सोफे के बगल में बैठ जाते हैं। उन्हें अभी बैठे कुछ समय हुआ ही था कि डोर की तरफ से वो दोनों लड़के भी आ जाते हैं। ये दोनों इंसान कोई और नहीं राज और वीर थे। जब वो दोनों हॉल में आते तो उनकी नज़र सामने खड़े बच्चों पे जाती है जिनके चेहरे पे मिट्टी लगी हुई, उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए थे। वहीं अंश के चेहरे पे थोड़े चोट के निशान भी थे। उसके साथ में वंश खड़ा, उसकी आंखें रोने की वजह फूली हुई थी। उन दिनों देख राजवीर को अपना बचपन याद आ गया। एक समय में उनकी भी ये हालत थी। राजवीर पहले एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो उन बच्चों के पास आते हैं। वीर उन बच्चों की तरफ देख थोड़ा गुस्से से बोला, तुम दोनों कौन हो और अंदर कैसे आए? उसकी बात सुन अंश बोला, मेरा नाम अंश है और मेरा छोटा भाई वंश है। हम लोगों को देहरादून में रहते थे। हमारी माँ की 2 महीने पहले अचानक आए हार्ट अटैक से मर गई, जिसके बाद डैड ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद हम दोनों भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारी सौतेली माँ हमें बहुत टॉर्चर करती थी, उसने हमारे डैड को भी हमसे दूर कर दिया और कुछ दिन पहले हम लोगों को सौतेली माँ के भाई के साथ मुंबई भेज दिया और उनके भाई ने हमें ये पे उस गंदे आदमी को सेल कर दिया। अगर बात मेरी होती तो मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आता, लेकिन बात मेरे छोटे की है जिस कारण हम आपसे मदद लेना चाहते हैं। आप बस हमें एक अच्छे अनाथ आश्रम में डलवा दो जी, हम वहीं पे अपनी जिंदगी जी लेंगे प्लीज। इसी के साथ अंश ने उन दोनों के सामने हाथ जोड़ लिए, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अंश अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोला, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, बस मेरे छोटे के लिए मेरी मदद करिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए प्लीज। इसी के साथ वो बच्चा अंश जो सिर्फ 7 साल का था अब अपने आंसू को छुपा न सका और फुट फुट के रो पड़ा। उसको अपनी चिंता नहीं थी, उसको सिर्फ अपने भाई की चिंता हो रही थी। वही उसकी ऐसी हालत देख वीर की भी आंखें नम हो गई थी। आखिर वो और राज कैसे उस लड़के की हालत नहीं समझते? आखिर वो दोनों भी जिंदगी की इस वक्त से गुजरे थे। अगर नित्य के दादा जी नहीं होते तो आज वो भी कहीं न कहीं दर दर की टोकरे खा रहे होते या फिर किसी जगह पड़े होते। उन्हें देख वीर ने राज की तरफ देख, तभी सबका किसी के कदमों की आहट सुनी दी, जिसे सभी का ध्यान उस तरफ चला गया जहां से नित्य आ रही थी। नित्य जाके सोफे बैठ जाती, फिर अंश और वंश को अपने पास बुला लेती है। वो दोनों भी अपनी काली आंखों में आश लिए नित्य का पास चले जाते ही नित्य उन्हें सोफे पे बैठने के लिए बोलती है। वो दोनों एक अच्छे बच्चे की तरफ सोफे पे बैठ जाते हैं। वहीं उनके सामने वाले सोफे पे राज और वीर बैठ जाते हैं। नित्य अंश और वंश की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों इस घर में कैसे आए? उसकी सवाल को सुन अंश अपना सर नीचे करते हुए बोला, वो हम आपकी कार में छुप के आए हैं। उसके जवाब को सुन नित्य ने बस हमें सर हिला दिया। फिर राज और वीर की तरफ देखते हुए बोली, तुम दोनों आज से इन दोनों का ख्याल रखोगे, इनका एडमिशन पलक के स्कूल में करवा दो। आज से ये दोनों तुम्हारा सरनेम यूज करेंगे जो कि होगा मेहता। फिर वो अंश और वंश की तरफ देखते हुए बोली, बच्चों आज से आप दोनों यहाँ के रह सकती हो, ये भैया आप दोनों का एडमिशन करवा देंगे। जब अंश और वंश ने ये सुना तो वंश तो खुशी से उछाल पड़ा और बोला, ये आज से मेरे पास एक बड़ी दी और तुम बड़े भाई है। ये फिर वो कुछ सोचकर नित्य की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं आपको बड़ी दी बुला सकता हूँ? नित्य ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वही अंश किसी सोच में घूम था। वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, दी क्या आप बस छोटे का एडमिशन करवा दो, मेरा नहीं? क्यों, क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते हो? ये सवाल राज ने किया था। भाई मैं सिर्फ आपके पास अपने छोटे के लिए आया था, मेरा आप लोगों से अपने लिए मदद मांगने का कोई इरादा नहीं था। उसकी बात सुन वीर बोला, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, हम आप दोनों को पढ़ा सकते हैं और वैसे भी इससे हमें भी हमारी फैमिली मिल जाएगी। आपको पता है इस घर में सिर्फ हम दोनों रहते हैं, हमारे पास भी परिवार के नाम बस है तुम्हारी दी है और हमें खुशी होगी अगर आप दिनों हमारे साथ रहते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो बस एक काम करो, ये दी है न, इनकी एक बेटी है और उनकी बेटी का स्कूल में कोई दोस्त नहीं, आप लोग बस उनसे दोस्ती कर लेना। तो क्या अब आप दोनों हमारे परिवार बन सकते हैं? उसकी बात सुन अंश कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है मैं ये काम करूंगा। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा देता है। तभी एक मैड उन लोगों कैंपस आते हुए बोली, बॉस मैडम डिनर रेडी है। उसकी बात सुन सब लोग दिया डाइनिंग रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्नेहा अपने रूम में गुस्से से टहल रही थी। उसके चेहरे पे गुस्से के साथ साथ डर भी नजर आ रहा था। तभी उससे किसी का फोन आए। जब उसने कॉलर्स देख तो उसकी डर से हाथ कांपने लगे थे। उसने वैसे ही अपने फोन को उठा अपने कान पे लगाया। दूसरी वाले की बात सुन स्नेहा रोते हुए बोली, बॉस हमें नहीं पता उन तक ये खबर कैसे पहुंची, लेकिन मैं बहुत जल्द इस चीज का इंतजाम करती हूँ। इंडिया से दूर एक देश में एक आदमी एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपने सामने रखे कुछ बॉक्स को देख रहा था। उसे ये बॉक्स उन शिप्स के जरिए मिला था जिसे उसने आज लड़कियों और बच्चों की ट्रैफिकिंग के
लिए भेजा था। उसने अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देख कुछ इशारा किया तो सामने वाले इंसान जल्दी से आगे आकर उस बॉक्स को ओपन करता है। उसके ओपन करते ही उस बॉक्स में बहुत सर कट हुए सर थे जिनकी आंखें को निकल दिया गया था। वह पे 4 से 5 बॉक्स थे जिसमें उन आदमियों के कटे हुए हाथ तो कुछ पैर, ऐसी वो पूरा बॉक्स किसी न की बॉडी पार्ट से भरा हुआ था। वही सामने बैठा आदमी गुस्से से भर उठा था। उसने गुस्से से अपने सामने बैठे बॉक्स को लात मारी कि तभी उसकी नज़र एक लोगों पे जहाँ पे रिक्यू का था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा, वो उसी गुस्से के साथ उस रूम से निकल जाता है और उसके बगल वाले रूम में चला जाता है जहाँ पे बहुत सारे लड़कियों और बच्चों को बंदी बनाया हुआ था। वो वहाँ से एक लड़की को बालों से पकड़ उठा के उसे पाने साथ घसीटे हुए एक रूम में लेकर जाता है और उसको बेड पे धकेल देता है और साइड के ड्रॉवर से एक इंजेक्शन को खुद को बॉडी में इंजेक्ट करता है। उसके उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हुए उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसकी नशे दिखाई देने लगती है। वो आदमी अपना सर घुमा उस लड़की तरफ देखता है, उससे देख पीछे की तरफ जा रही था और बार बार इन्हीं बात बोल रही थी, मेरे पास मत आओ, मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन वो आदमी उसकी एक बात नहीं सुनता और उसके पास जा उसके पैर को खींच लेता है। थोड़े टाइम बाद उस रूम से उस लड़की की दर्द से चीखने की आवाज़ आने लगी जिसे वह मौजूद लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है। कुछ तो उस लड़की चीख से ही बेहोश हो जाती है। आखिर ही भी कैसा न अंदर जो इंसान था उसको इंसान कहना भी गाली जैसा होगा, जो कि लड़कियों सिर्फ अपनी नीड के लिए रखता है। जब तक वो अपना दम न तोड़ दे तब तक उन्हें अपने नीचे कुचलता रहता है और जब उस लड़की की सांसें रुक जाए तो उन्हें अपने जंगली जानवर के सामने फेंक देता है। लगभग 1 घंटे के बाद वो आदमी अपनी पेंट की बैट को सही करते हुए कमरे से बाहर आता है और उसी के पीछे से उस लड़की की लाश को अपने कुछ गार्ड से बोलकर बाहर फेंकवा देता है जहाँ पे उसके जंगल जानवर उस लड़की लाश को नोच रहे थे। वो आदमी अपने बालकनी से सिगरेट के काश लेते हुए एकम तक चंद को देखने लगा, फिर उसके होठों पे एक जहरील मुस्कान आ गई। वो उस चंद को देखते हुए किसी साइको की तरफ बोला, DQ तुम्हारे नाम ने ही मुझे उगल बना दिया है और देखो न, तुम्हारे वजह से मुझे रोज कितनी ही लड़कियों को मारना पड़ता है, लेकिन जब तक मैं तुम्हें छू नहीं लेता, तुम्हें अपना नहीं बना लेता, तब तक मैं इसकी तरह इन्हीं मरते रहूंगा। उसके बाद वो कैंट सीक्रेट को वही फेंक अपने पैर को तले मसल देता है और फिर वह से एक तरफ चला जाता है और इन लब में इंटर करता है। वहीं पे बहुत से साइंटिस्ट मौजूद थे। जब वो लोग दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते हैं तो सभी लोग एक साइड खड़े हो अपना सर नीचे कर लेते हैं। वो आदमी एक वेंटिलेशन के पास आता है जहाँ पे एक बच्चे को रखा गया था जो कि सिर्फ 7 या 8 साल का होगा। वो आदमी मशीन में देखता है तो डॉक्टर बोला, बॉस हमने इस वो डोज लगा दिया है लेकिन इसका ऑर्गन फेल हो गए हैं। उसकी बात सुन बॉस बोला, जो भी करना पड़े करी, मुझे किसी भी हालत में वो ड्रग्स चाहिए, आखिर उस बेच के मैं इस दुनिया सबसे पावरफुल इंसान बजाऊंगा। उसकी बात सुन एक साइंटिस्ट आगे आते हुए बोला, हमें इस ड्रग्स को बनाने के लिए पावरफुल डॉक्टर को लाना होगा, वही हमारी उस काम को सक्सेसफुल करवा सकती है। टू बी कंटिन्यूड। उसकी बात सुन वो आदमी अपने होंठों पे एक डेविल मुस्कान लिए बोला, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं उस डॉक्टर को ढूंढ लूंगा, उसके बाद मुझे इस दुनिया के राज करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी के साथ उस पूरे लब में उस आदमी के हंसने की आवाज़ आती है। वही बाहर सेल में बंदे बच्चे जिनकी उम्र बहुत छोटी थी, एक लोग उस इंसान की हंसी सुन रो रहे थे। इंडिया में